पाकिस्तान के हारून साहब, जब इस किस्म की सूरत हाल होती है तो ये भी बात होती है कि पाकिस्तान दिफाई लिहाज से कितना मजबूत है। अगर इंडिया इस किस्म की कोई और टेंशन क्रिएट करता है, असलहे की सूरत हाल क्या पाकिस्तान में किस किस्म का असला इस्तेमाल हो रहा है? तो इंडियन आर्मी एक बहुत मॉडर्न अदारा है। आपकी इत्तला के लिए था कि बहुत अरसा पहले उसमें कागज का इस्तेमाल खत्म हो चुका था, बहुत अरसा पहले। हमारे यहाँ तो अभी बिगिनिंग हो रही है ना। टुडेज वर्ल्ड जहां पे इंडिया एक्सपैंड कर रहा है, इंडिया ब्लू वाटर्स में जाने की बात कर रहा है, इंडिया की नेवी 8 से 10 बिलियन डॉलर सालाना अपने अंदर एक्सपेंशन कर रहा है, हाथी के साथ टक्कर मार के तो अपने ही सर तोड़ने की बात है। हमारी और इंडिया का अगर फोर्सेस का कंपैरिजन करें तो कन्वेंशनल फोर्सेस में इंडिया को तकरीबन 3 गुना ज्यादा बर्तरी हासिल है और हमारी एयरफोर्स में भी इसी तरह उनको गालिबन मेरे ख्याल 4 या 5 गुना बर्तरी हासिल है। अब जब बर्तरी हासिल है तो वो दंदनाता फिरेगा। नमस्कार दोस्तों, वन मोर एग्जांपल कि उनका कहना है कि भाई इंडियन आर्मी बहुत एडवांस है पाकिस्तान से, और यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया गया है कि इंडियन आर्मी के अंदर कागज़ का जो यूसेज है वो बहुत सालों पहले ख़त्म कर दिया गया था और पाकिस्तान आज तक नहीं कर पाया हो, इवन इनिशिएट भी नहीं कर पाया है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर बात ये हो रही है कि इंडियन आर्मी चाहे वो हथियारों के मामले में हो, चाहे सेना के मामले में हो, चाहे नेवी के मामले में हो, चाहे एयरफोर्स के मामले में हो, बहुत एक अलग लेवल की तैयारी कर चुकी है और उसके सामने पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, कहाँ पर भी नहीं है। लेकिन होता है ना कि जब कुछ भी नहीं होता ना तो पाकिस्तानियों के पास सिर्फ एक जवाब होता है, हमारे पास जज्बा है। मतलब पता नहीं उस जज्बे का कौन सा अचार बनता है वो हमें पता नहीं है, और जज्बे वाला जो वर्ड है ना उसका आंसर मेजर गौरव आर्या बहुत अच्छी तरीके से देते हैं। लेकिन ठीक है, यहाँ पर यही बात हो रही है कि इंडियन आर्मी को किस टाइप का एज अवेलेबल है या फिर एज पर है और किस तरीके से वो पाकिस्तान को बर्बाद कर सकता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान के हारून साहब, जब इस किस्म की सूरत हाल होती है तो ये भी बात होती है कि पाकिस्तान दिफाई लिहाज से कितना मजबूत है। अगर इंडिया इस किस्म की कोई और टेंशन क्रिएट करता है, असलहे की सूरत हाल क्या पाकिस्तान में किस किस्म का असला इस्तेमाल हो रहा है? अगर कौम साथ हो, जैसे 65 में साथ थी, 71 कोई मिसाल नहीं है, 2 डिवीजन आर्मी थी, सारी दुनिया भागी हुई आएगी। 2 दफ़ा तो अपना सीआईए का चीफ है दिल्ली पहुंचे जब उन्होंने हमला करने, एक दफ़ा तो ज़िया-उल-हक ने रोक दिया और 2 दफ़ा इसराइल के साथ मिलकर कोटा पे बमबारी का मंसूबा बनाया। वो उनके पास एटम बम है, वो चंद घंटे में पुर्जे जोड़ के तुम्हें उड़ा देंगे। वो तो दुनिया जंग की, वो आधी दुनिया तबाह हो जाएगी अगर एटमी जंग होती है, तो वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता। उससे भी अहम बात यह है, उसका मुआवजा उनको ताजिक पता नहीं क्या है लफ्ज है, ताजार समथिंग उनका जहाज है, उससे तो फार सुपीरियर जो इंडिया ने बनाया है। उनका टैंक है अर्जेंट टैंक। अहमक आदमी हुक्मरान था, नीम पागल, और 3 आदमी इक़्तिदार की जंग में, भुट्टो और शेख मुजीबुर रहमान वो लगे हुए थे, यही खां। तो इंडियन आर्मी एक बहुत मॉडर्न अदारा है। आपकी इत्तला के लिए था कि बहुत अरसा पहले उसमें कागज़ का इस्तेमाल ख़त्म हो चुका था, बहुत अरसा पहले। हमारे यहाँ तो अभी बिगिनिंग हो रही है ना अदारों में। हमने बलूचिस्तान में उन्होंने इतनी कोशिशें की, अमेरिका की आशीर्वाद थी, अफगानिस्तान का रास्ता, यहाँ भी उन्होंने अफगानिस्तान का रास्ता इस्तेमाल किया। ईद गुल जो है वो अफगानी है ना, वो तो लियाकत अली खान को कत्ल करने के लिए एक अफगानी को इस्तेमाल किया था। वो पाकिस्तानी पासपोर्ट हो, हर चीज़ बन जाती है, आपको पता ही है। यहाँ इतना बड़ा बॉर्डर था, अब बंद कर रहे हैं ना, अभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ। शेख रशीद के बयान में सिर्फ तार मुकम्मल हो गई है 30 जून को, वैसे मुकम्मल नहीं हुई है। ठीक है, ठीक। तो अफगानिस्तान की आप बात कर रहे हैं, कोई हमला नहीं होगा, कश्मीर को भूल जाओ, इंडिया की बालादस्ती तस्लीम कर लो और टेररिज्म होता रहे अफगानिस्तान के से, इसका तो सवाल ही नहीं। ये नहीं, ये जो बात मैं भी कर रहा था कि वो अपना तालिबान से कोई बहुत उम्मीद वाबस्ता नहीं की जा सकती, ठीक है, नहीं की जा सकती, मगर ये तो हमारे दुश्मन है ना, गंदी गालियां देते हैं और यहाँ कत्ल कराते हैं लोगों को। हमारी और इंडिया का अगर फोर्सेस का कंपैरिजन करें तो कन्वेंशनल फोर्सेस में इंडिया को तकरीबन 3 गुना ज्यादा बर्तरी हासिल है और हमारी एयरफोर्स में भी इसी तरह उनको गालिबन मेरे ख्याल 4 या 5 गुना बर्तरी हासिल है। अब जब बर्तरी हासिल है तो वो दंदनाता फिरेगा। डिटरेंस का मतलब यह है कि आपने दूसरे को रोक दिया कि मुझे मत मारना, डिटर कर दिया। अब पाकिस्तान डरा हुआ है, डिटरेंस तो मौजूद है कि आप डर के पहले ही ना करें, लेकिन अगर आप करें तो फिर हम आपको कुछ ना कुछ सजा देंगे, क्योंकि हमने ऐसी फोर्स रखी है
जो आपसे सुपीरियर और हम तो आपका इलाका कैप्चर कर लेंगे। ये उनकी सोच है कि चाइना को एक मैसेज चला जाए कि अगर आपने हमला किया तो हमने बड़ी एक मजबूत फोर्स डिफेंस में भी रखी हुई है, डिफेंस में भी मजबूत फोर्स रखी हुई है, और उसके साथ आर्मी लेवल पे हमने बड़े रिजर्व रखे हुए हैं स्ट्रॉन्ग किस्म के। और ये जो रिजर्व्स हैं ये हमारी स्ट्राइक कोर्स के अलावा है। चाइना के सामने एक स्ट्राइक कोर रखते थे, अब 2 रख ली, और उन स्ट्राइक कोर के अलावा हमने क्रिएट कर दिए रिजर्व। यानी दूसरे लफ्जों में आपने डिफेंसिव कैपेबिलिटी स्ट्रेंथ बढ़ा के ट्रुप की अपनी बेहतर कर ली है, काफी बेहतर। एक्सट्रीम राइटिस्ट है। आप कहते हैं आप इंडिया को तबाह कर दो, इंडिया में बिल्कुल बेड़ा कर आज जाके आप झंडा गाड़ेंगे रेडियो डेली। और आप समझते हैं इज इट पॉसिबल इन टुडेज वर्ल्ड, जहां पे इंडिया एक्सपैंड कर रहा है, इंडिया ब्लू वाटर्स में जाने की बात कर रहा है, इंडिया की नेवी 8 से 10 बिलियन डॉलर सालाना अपने अंदर एक्सपेंशन कर, कहते हैं ना 5 न्यूक्लियर सबमरीन होंगी, हमारे पास 50 डिस्ट्रॉयर्स होंगे, हमारे पास जनाब 3 उनके एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे। आप किस मिशन पे हैं? एक बात सुनो, हाँ, मतलब एक हाथी के साथ टक्कर मार के तो अपने ही सर तोड़ने की बात है। बिल्कुल तोड़ा। हमने इंडिया तोड़ा या उन्होंने हमें तोड़ा? उन्होंने आपको तोड़ा। लेकिन कहा यह जाता है कि चारों जगहों में पंगा आपका था। कारगिल में आप घुसे, 39 में आपका मसला, 71 में आपकी प्रॉब्लम, 65 में भी आपकी प्रॉब्लम। ये तारीख कहती है सर, देखो, मैं बात नहीं करता। एक सेकंड, हम जो मर्जी करें लाइन ऑफ कंट्रोल के खिलाफ। लाइन ऑफ कंट्रोल बॉर्डर नहीं है, ये दुनिया रिकॉग्नाइज करती है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। डिस्प्यूटेड टेरिटरी में हम जो मर्जी करें। हमने अपने फौजी भेज रहे, हम जरूर भेजें, उन्होंने भी भेजे। कारगिल का उन्होंने सियाचिन पे कैसे फौजी भेजे? यही बिल्कुल फार्मूला था। तो फिर जब उन्होंने किया तो हम क्यों नहीं? उन्होंने तो कर लिया और काबू कर लिया। They could have retained, you could not retain सर। देखिए बात सवाल नहीं, आपने 6,500-7 हजार फौजी मरवा दिया वहां पर। हमने अटेम्प्ट की, वी फेल्ड, डजंट मैटर, विल अटेम्प्ट अगेन। बात ये नहीं है आप चाहते एक और कारगिल हो, एक और स्टैंड ऑफ हो, एक और जंग हो। 100 दफा होगा ये, क्योंकि जब तक इंडिया ने सियाचिन पे कब्जा किया हुआ, 1200 मुरब्बा मील पाकिस्तान का कब्जा करके बैठे हुए हैं और आगे आना चाहते हैं। आप मुझे बताएं मैं क्या करूं? पीछे हटा लूं फौजी अपनी, उनसे कहें कि आगे? जैसा मौजूदा इकोनॉमिक कंडीशन में जब पाकिस्तान के हालात आपके सामने, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, कैन यू अफोर्ड टू सॉर्ट ऑफ? यार मेरी जान, एक बात सुनो मेरी, 1947 में जब पाकिस्तान बना था उस वक्त से ज्यादा बुरे हालात तो हमारे नहीं है। और यही वो मैसेज अखबार के जरिए दे रहे हैं चाइना को, पाकिस्तान को, कि भाई ये गलती ना करना है इधर आने की, ये डिटरेंस मौजूद है, हम आपको डिटर कर रहे हैं, हम आपको पहले से डरा रहे हैं, अगर आप आए तो हमने ये रखा हुआ। तो रिएक्शन टाइम को कट किया जाए, उसका तरीकाकार ये उन्होंने किया कि बड़ी छावनियां बनाने की बजाय छोटे बैटल ग्रुप तैयार किए और छोटी छावनियां बॉर्डर के साथ साथ उनको अकोमोडेट करने के लिए छोटे छोटे आप कह लीजिए कि विलेज साइज की चीजें बनानी शुरू कर दी। अब वो उसको बनाते हुए वक्त लगना था, वो अब बन गई, बैटल ग्रुप भी बन गए। ये कोल्ड स्टार्ट का पहला कंपोनेंट है कि आपने रिएक्शन टाइम कम कर दिया, कबल इसके कि दुश्मन यानी हम पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को पता लगे कि आप जंग के लिए तैयार हैं या आप आ रहे हैं। वो रिएक्शन टाइम आपने कम किया और अब आप बॉर्डर के इतने करीब हैं कि जिस दिन आपको कहा आप चंद घंटों में बॉर्डर पे पहुंच जाएं। डिटर कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि आप ये ना समझें कि हमने चाइना की तरफ ट्रुप ज्यादा मूव कर दिए हैं तो यहाँ पे हम कमजोर हैं, लिहाजा आपको टेम्पटेशन हो कि आप हमला कर दें और आप कैप्चर करें हमारी टेरिटरी। ये आप नहीं कर सकेंगे क्योंकि हमने ये आपके लिए एक डिटरेंस तैयार कर लिया, आपको डिटर करने के लिए, आपको रोकने के लिए। तो इन हालात में आपने मीडिया को इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि इसकी कोई क्रेडिबिलिटी बनती, ये कोई खबरें बनाते। इंटरनेशनल तौर पर पाकिस्तान के मीडिया को उसी तरह BBC की तरह या कुछ दीगर की तरह उनको रिकग्नाइज किया जाता। तो वो ये कह रहे थे कि इंडियन मीडिया की बात दुनिया में ज़्यादा सुनी जाती। मीडिया को इन्होंने मजाक बनाया हुआ, ये अपने पाँव की जूती बनाना चाहते हैं। मैं बता दूं, जितने बढ़ते लगड़ बगड़ अपने पास बैठा ले। तो इंडिया का जो सोशल मीडिया का देखिए ज़रा वहाँ पर बात किस तरह की जाती है, जबकि यहाँ पर सिर्फ इतना आता है लोगों को कि वो किसी के खिलाफ आकर नीचे गालियाँ लिख दें। इसलिए अफगानिस्तान का मीडिया हमारे खिलाफ एक्टिव हुआ है, इंडिया का मीडिया हुआ है, दुनिया भर के मीडिया में हमारे खिलाफ खबरें लगना शुरू हुई हैं और हमारे खिलाफ ट्रेंड चलने शुरू हुए हैं। तो फिर अब आप कहते हैं कि पाकिस्तान मीडिया जो खड़ा हो और आपकी जंग लड़े या पाकिस्तान की जंग लड़े, वो कैसे लड़े? उसमें वो कैपेसिटी जो है रह नहीं गई। नमस्कार दोस्तों। और पाकिस्तानियों को कई बार ऐसा भी लगता है कि भाई इंडियन मीडिया जो है ना वो उस टाइप की हमारी इमेज पोर्ट्रे करता है इंटरनेशनली कि भाई हम उससे बाहर ही नहीं आ सकते, बाहर ही नहीं आ पा रहे। अब दिक्कत ये है यहाँ पर कि भाई इंडिया के पास कई सारे इंग्लिश चैनल है, हिंदी और अलग अलग और तो है ही, हिंदी, गुजराती, उर्दू, पंजाबी, मराठी, अगर आप साउथ में जाए तो कन्नड़ा, चेन्नई कन्नड़ा और तेलुगु, तमिल, कई सारी हमारी जो रीजनल न्यूज़ चैनल भी है।
लेकिन इंग्लिश न्यूज़ चैनल भी कई सारी है जिससे हम अपना जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो दुनिया के सामने रखते हैं, और एक नहीं है, बहुत सारी है। और पाकिस्तान में अगर देखो तो सिर्फ एक ही चैनल है जो इंग्लिश मतलब, और वो भी यहाँ पर मुझे जहाँ तक पता है तो फिर गवर्नमेंट वाली है, तो गवर्नमेंट का जो स्टांस होगा उसको वो दिखाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि हमेशा ये पाकिस्तानियों को कंप्लेन रहती है कि इंडिया पाकिस्तान की जो इमेज है ना बहुत ख़राब दिखाता है, और हम उस सिचुएशन से बाहर ही नहीं आ पाते। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। मैं चाह रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये हुकूमत सांस रोकने जा रही है साफियों की, ये मेरी राय है। अब ये डेवलपमेंट रोकने जा रही है, अभी रोके नहीं। मैं इखलाकन बात नौकरी से फारग करना, बंदे मरवाना, इस प्रोग्राम में तुमने नहीं जाना, इस प्रोग्राम में तुमने नहीं जाना, ये से तुमने नहीं बोलना, बे से तुमने नहीं। अब ये निजाम बनाने लगे। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, इनकी जुर्रत है। इनका रूहानी से ओ ज़ियाउल हक ने पूरा जोर लगा लिया, मुशर्रफ ने लगा लिया। आई वाज प्रेसिडेंट पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, उस वक्त एक यूनियन थी। 87 दिन लाहौर में जुलूस निकाला जब नवाज मुशर्रफ ने एक ऑर्डिनेंस लाया था कि मीडिया बंद कर देंगे। मीडिया को इन्होंने मजाक बनाया हुआ, ये अपने पाँव की जूती बनाना चाहते हैं। मैं बता दूं, जितने बड़े लगड़ बगड़ अपने पास बैठा ले, मीडिया पर पाबंदी इनकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होगी। कोई ना कोई अल्लाह ताला चिराग जलाता रहेगा। हो जाते हैं। सो पाकिस्तानी मीडिया जो है, इसको तो आपने अपने पाँव पे खड़ा ही नहीं होने दिया। इसकी रेपुटेशन या इसकी जो आज न्यूट्रलिटी होती, दुनिया अगर मानती कि हाँ पाकिस्तान का मीडिया जो है वो आज़ाद है और यहाँ पे कोई भी खबर छाप सकती है और कोई इस्टेब्लिशमेंट का, हुकूमतों का कोई दबाव नहीं है, फिर तो बात समझ में आती है कि ठीक है कि हाँ पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त जो बात कहेगा वो नरेटिव अगर स्टेट का और इस्टेब्लिशमेंट का लेकर चलेगा अफगानिस्तान के मसले पर, तो दुनिया इसको मानेगी। अगर पाकिस्तान का मीडिया करे भी सही तो ये पाकिस्तान के अंदर सुनी जाएगी, क्योंकि अंग्रेजी दुनिया तो इंग्लिश आपकी चैनल्स अगर देखें, इंडिया में बहुत सारे इंग्लिश चैनल्स हैं, पाकिस्तान में एक भी नहीं है शायद। कि क्या पाकिस्तानी मीडिया जो है वो वाकई इस वक्त वो एस्टेब्लिशमेंट की मदद कर सकता है? जैसे मैंने कहा कि जो मतलब सैडली मैं उसका मीडिया का हिस्सा हूँ और मैंने बड़े करीब से कुछ चीज़ें देखी हैं कि वाकई ये बात ठीक है कि पाकिस्तानी मीडिया को नहीं खड़े होने देगा। लोग कुछ भी कहते रहे, आप लोग इससे नहीं वो डिफर करेंगे कि यहाँ पे आज पाकिस्तानी मीडिया की वो क्रेडिबिलिटी नहीं है, वही स्टोरी चलती है। तो इस पर खैर एक बात में से मैं भूल गया कि जब ये गुफ्तगू हो रही थी, ये कहा गया कि जनाब कि जब भी कोई खबर चलती है तो साथ में हमारे पे इल्ज़ाम लग जाता है या फलां का आप उसका एजेंडा लेके चल रहे हैं, एजेंडे वाली खबरें आप चला रहे हैं, ग्रुप पे इल्ज़ाम लग जाता है। एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट, अब बड़ी दिलचस्प बात है कि 3-4 साल से जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है, इसी मीडिया को फेंटी लगाएगी, इसी मीडिया के जो बात नहीं मानेगा, हमारी मर्जी की रिपोर्ट नहीं करेगा, जर्नलिज्म नहीं करेगा, वो जेल जाएगा। तो इन हालात में आपने मीडिया को इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि इसकी कोई क्रेडिबिलिटी बनती, ये कोई खबरें बनाते। इंटरनेशनल तौर पर पाकिस्तान के मीडिया को उसी तरह BBC की तरह या कुछ दीगर की तरह उनको रिकगनाइज़ किया जाता। तो वो ये कह रहे थे कि इंडियन मीडिया की बात दुनिया में ज़्यादा सुनी जाती है। तो इस वक्त जब इमरान खान साहब कहते थे कि पाकिस्तानी मीडिया बिकाऊ है, ये झूठा है, ये फेक न्यूज़ देता है, ये बिका हुआ है, ये एजेंडे चलाता है, ये करप्ट है, इतने सारे इल्ज़ामात लगाने के बाद जो एस्टेब्लिशमेंट जो उसको सपोर्ट भी करते थे इल्ज़ामात को, क्योंकि बहुत सारे उसको घुटनों पे लाने के बाद अब अचानक जब डेवलपमेंट्स बदली हैं, अफगानिस्तान का मीडिया हमारे खिलाफ एक्टिव हुआ है, इंडिया का मीडिया हुआ है, दुनिया भर के मीडिया में हमारे खिलाफ खबरें लगना शुरू हुई हैं और हमारे खिलाफ ट्रेंड चलने शुरू हुए हैं, तो फिर अब आप कहते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया जो खड़ा हो और आपकी जंग लड़े या पाकिस्तान की जंग लड़े, वो कैसे लड़े? उसमें वो कैपेसिटी जो है रह नहीं गई, उसको एडवाइस पे चलाया गया। एक दिन पाकिस्तान का प्राइवेट मीडिया होगा, कारगिल वार के बाद जब इंडियन मीडिया ने आंसलाट की थी और हमारे पास सिर्फ पीट भी था, तो एस्टेब्लिशमेंट ने सोचा कि जनाब हमें भी यहाँ प्राइवेट चैनल्स लाने चाहिए जो इंडियन उसका मीडिया के प्रोपेगेंडा का मुकाबला करें। वो तो सारे का सारा मकसद ही फौत करके रख दिया। आपने खुद ही मीडिया की जान ले ली, उसको आके घुटनों में बिठा दिया, उसको क्रिपल कर दिया। जब क्रिपल हो गया, पूरी दुनिया में बदनामी हो गई कि पाकिस्तान का मीडिया जो है वो एस्टेब्लिशमेंट उसको कंट्रोल करती है। इमरान खान साहब उसको सख्ती के साथ ओपनली कहते हैं, हर इंटरव्यू में कहते हैं। उनकी ट्रोलिंग उन्होंने लोग रखे हुए हैं, सोशल मीडिया टीमें रखी हुई हैं जो सहाफ़ियों की किरदार कुशी करती हैं, गालियाँ देती हैं, उनको झूठा पता नहीं भला भला क्या कहते हैं। अब उसी झूठे मीडिया से, झूठा मैं कह रहा हूँ, फेक मीडिया से, करप्ट मीडिया से, टूथलेस मीडिया से अब ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान के मसले में हम फंस गए हैं। अमेरिकन, इंडियंस, अफगानिस्तान और प्लस यूरोपियन वो मीडिया जो है ना वो आंसलाट उसकी हो रही है, आप हमें रेस्क्यू करें, हमारे साथ खड़े हैं और हमें दें। तो इंडिया का जो सोशल मीडिया का देखिए ज़रा वहाँ पर बात किस तरह की जाती है, जबकि यहाँ पर सिर्फ इतना आता है लोगों को कि वो किसी के ख़िलाफ़ आकर नीचे गालियाँ लिख दें, बुरा भला कह दें और चले जाएं, दैट्स इट। ये काम होता है और कोई काम नहीं है।
आप मुझे बताइए पाकिस्तान में कितने चैनल्स हैं इस वक्त जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं, जो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन पे बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के आम लोगों को तो पता ही नहीं उसकी जो है, वो तो यही सोशल मीडिया पे कुछ लोग हैं जो इसके हवाले से बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर मीडिया तो इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा, कितने हैं, और समझ बूझ ही नहीं है कि कभी भी दो ऐसे कंट्रीज़ के मीडिया का कंपैरिजन नहीं हो सकता जहां पर एक मुल्क में हमेशा जमहूरियत कायम रहे और उसी एक ऐसी ज़बरदस्त डेमोक्रेटिक वहाँ पर सिस्टम हो, एक ऐसी जमहूरियत हो जिसकी बेस पर उनकी इकॉनमी और सब कुछ खड़ा हो, और ऐसी जमहूरियत जिसकी तारीफ़ की जाती हो दुनिया में भी। और दूसरा कंट्री एक ऐसा हो कि जहाँ पर जमहूरियत की वो बुरी हालत हो कि आगाज़ से लेकर अब तक तमाम अदवार जो हैं वो सिविलियन हुकूमतों से ज़्यादा फ़ौजी डिक्टेटरशिप्स रही हो। हम क्या कर रहे हैं, आपस की रंजिशें और जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो हो रही है। इंटरनल पॉलिटिक्स में जब हम इतना फंस जाएंगे कि हम सिर्फ एक दूसरे को गद्दारी के टैग लगाने का काम ही किया करेंगे, हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के एजेंडे लेकर आगे चलेंगे, हम कहेंगे कि आज जो है ये इसके हक़ में एक कैंपेन बनानी है, हुकूमत के हक़ में हम कहेंगे आज अपोजिशन के ख़िलाफ़ कैंपेन बनानी है, और हमें ये इल्म ही नहीं होगा कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या गेम्स खेली जा रही हैं और वो कहाँ पहुँच चुके हैं और हम कहाँ रह गए हैं। तो फिर यही कुछ होगा। रॉ हमारे ख़िलाफ़ है और फिर जाहिर है कि बहुत पूरी कुव्वत से वो हमारे और एलानिया इसके ख़िलाफ़ है। मसला तो ये हुआ ना कि हमारी इंटेलिजेंस इसको ख़बर नहीं मिली कि हमला होने वाला है, ना कोई वार्निंग थी कहीं। इसका मतलब ये सरप्राइज अटैक था, सरप्राइज नहीं होना चाहिए था। कि इसका मतलब है कि उन्होंने दहशतगर्द उससे आगे हैं, इनका ताल्लुक मोसाड से भी है, इनका ताल्लुक CIA से भी है, तो ये जानते हैं अपने टारगेट करना। बीती खुफिया एजेंसी रॉ दाइश पाकिस्तान बनाने की साजिश कर रही है। इसने हाल ही में 30 दाइश दहशतगर्दों को पाकिस्तान और इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वहां पे मुंतकिल किया है। दहशतगर्दों की तरबियत के लिए अफगानिस्तान में 66 और भारत में एक कैंप भी कायम है। तर्जुमान पाक फौज का यह कहना था कि बलूचिस्तान में सीप पैक को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत ने 700 अफराद पर मुश्तमिल खुसूसी मलेशिया बनाई है। नमस्कार। पिछले कई दिनों से जिस टाइप के ऑपरेशंस पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं उससे डेफिनेटली आप ये कह सकते हो कि ISI को पता नहीं चल रहा कि आखिरकार हो क्या रहा है, और यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो एंटी इंडिया, एंटी हिंदू या फिर कहे कि जो धमाके करवा कर वहाँ पर आकर छुपे थे ना, अब वो बच नहीं पा रहे हैं, उनको पेला जा रहा है, मतलब सीधा यहाँ पर गोली मारी जा रही है। जो भी हो, मतलब यहाँ पर हो सकता है ऐसा कि ISI करवा रही हो, ISI को पता हो, लेकिन ISI ऐसा चाहती हो कि भले ही भारत कर ले जो करना है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। एक ऑप्शन ये भी हो सकता है यहाँ पर कि ISI खुद इन सबको मरवा रही है। लेकिन देखिए ISI की हिस्ट्री ऐसी है नहीं, अगर किसी को हटाना है तो वो उसको गायब कर देते थे, मतलब ऐसे खुले में मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि खुले में मारने के बाद जब उसकी न्यूज़ जो है वो पूरी दुनिया के सामने आती। ISI ने कई बार ऐसा किया है कि कई सारे लोगों को मारा है, लेकिन उनको सिर्फ गायब कर देते। हम सबको पता है गायब कैसे करते, पहले मार देते थे, फिर उनकी जो बॉडी थी उसको, कहने का मतलब ये है कि बजी पड़ी है पाकिस्तान की। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। रॉ हमारे ख़िलाफ़ है और फिर जाहिर है कि बहुत पूरी कुव्वत से वो हमारे और एलानिया इसके ख़िलाफ़ है, इंटेलिजेंस सेटअप है। और जैसे आपने फरमाया कि इस मुकाबले के अंदर बहरहाल इस जगह जो है ये हमारी कमज़ोरी सामने आई है, और कोहिस्तान जैसे इलाके में उनके पास इतनी सॉलिड इंटेलिजेंस थी, वहाँ उन्होंने ये एक्सप्लोसिव प्लांट किए और फिर जाहिर है कि उसके डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट हमने देखने में आया। पीछे रॉ है, पैसा उनका है, मास्टरमाइंड वो है, लेकिन करने वाले तो पाकिस्तानी है ना, दहशतगर्द वो पाकिस्तान में मुकीम है, उनकी इंटेलिजेंस भी है, उनके पास वसाइल भी हैं, उनके स्लीपर सेल भी हैं, और उनको चाइनीज़ की मूवमेंट का पूरा मालूम था। तो इसलिए चीन अपनी टीम भेज रहा है चेक करने के लिए कि कहाँ गफलत हुई, कहाँ नालायकी हुई, कहाँ गलती हुई, और उसकी निशानदेही मुकम्मल तौर पर की जाए। और ना सिर्फ की जाए, देखें जी ये पहला हमला नहीं है, पिछले दिनों अभी क्वेटा में सरीना में हुआ, उससे पहले PC गवादर में हुआ, उससे पहले कराची कॉन्सुलेट जनरल में हुआ। तो एक पैटर्न है कि इतने हाई प्रोफाइल जगह हो या दासू जैसे दूर दराज जगह हो, जब ये चाहते हैं दहशतगर्द स्ट्राइक करते हैं। तो हमारे सिस्टम में एक बहुत बड़ा एक गैप है और एक खला है जो मेरे ख्याल पुल करनी पड़ेगी। बात हो गई, सिर्फ स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन नहीं है जी। इसके साथ ही मगर ये बताइएगा कि बहरहाल चीन जानता है, अच्छी तरह से जानता है कि
उसकी दुश्मनी इस वक्त भारत के साथ है, पाकिस्तान की दुश्मनी भारत के साथ है, भारत एलानिया दुश्मन है, भारत एलानिया सी पैक का मुखालिफ है, भारत तनहा नहीं है। यकीनन सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी थी और ये हमारा इस मामले में वीकनेस सामने आई है, लेकिन सी पैक को आपके ख्याल में बाय ऑल मीन्स उसको तो इस हवाले से कोई ख़तरा आपको नज़र नहीं आता, या चीन की तशवीश से जो है वो किसी और तरीके से तो ट्रांसलेट नहीं होगी, क्योंकि ये तो जॉइंट टारगेट था पाकिस्तान और चाइना, और सी पैक एक मुश्तरका टारगेट है भारतीयों का या दूसरी एजेंसीज का। हिंदुस्तान के अलावा उसकी पुष्टपनाही कौन कर रहा है, और कौन लोग चाहते हैं पाकिस्तान चीन दोस्ती में रखना डालना, कौन लोग चाहते हैं सी पैक को डिस्टेबलाइज करना। तो ज़ाहिर है हम दुश्मनों के हाथों में तो खेलेंगे, तो इसको हमने दोस्ती को मजीद मुस्तहकम करना है। और चीन का तो वैसे भी मसला तो ये हुआ ना कि हमारी इंटेलिजेंस इसको खबर नहीं मिली कि हमला होने वाला है, ना कोई वार्निंग थी कहीं। इसका मतलब ये सरप्राइज अटैक था, सरप्राइज नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब है कि उन्होंने दहशतगर्द उससे आगे हैं। वो कितना सीरियस है कि एक तो ये जो ब्रीच किया है सिक्योरिटी का, जो उनके पास इसकी इंटेलिजेंस थी वो तो अपनी जगह, टाइमिंग आप देखें कि जेसीसी की मीटिंग से एक रोज़ पहले इस वाक़े को किया गया है और एक बहुत अरसे बाद ये जेसीसी की मीटिंग होनी है और अब इन्वेस्टमेंट फेज शुरू हो गया है। राशिकाई दूसरे जितने हमारे ये इकोनॉमिक जोन्स बने हैं, तो मार्वलेस टाइमिंग है, इसको कहना चाहिए। देखें ये बड़ा हाई पावर्ड, एक स्ट्रेटेजिक, एक सोफिस्टिकेटेड मास्टरमाइंड प्लानिंग हुई है। ये सिर्फ लोकलाइज्ड ऑपरेशन थी, लोकलाइज को तो लोगों को इस्तेमाल किया गया, लेकिन ओवरऑल जो टाइमिंग के हवाले से, कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, पाकिस्तान के रोल के हवाले से, पाकिस्तान चीन दोस्ती के हवाले से, ये जिन्होंने भी किया है वो बड़ा एक स्ट्रेटेजिक सोच रखने वाले हैं। और ये रॉ वाले लोग जो हैं इनका ताल्लुक मोसाड से भी है, इनका ताल्लुक CIA से भी है, तो ये जानते हैं अपने टारगेट करना। सी पैक पर जब से सी पैक शुरू हुआ है 8 साल पहले, ये सबसे संगीन और सबसे खौफनाक हमला है जो पाक चीन दोस्ती के दुश्मन है उनकी तरफ से, और ये उन्होंने कामयाबी से किया है। जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ हमारे सिक्योरिटी के इंतज़ामात या हमारे इंटेलिजेंस के इंतज़ामात या हमारा ओवरऑल सिस्टम जो है, जिसमें हमने एक स्पेशल सिक्योरिटी डिवीज़न तैयार की है, सारा इंतज़ामात भी किए हैं, उसमें एक कोताही है कि वो दहशतगर्द कामयाब हुए। कोई शक नहीं कि मेरे ख्याल में कि इसके पीछे जो मास्टरमाइंड तो हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ होगी, क्योंकि अभी आपने देखा उन्होंने डॉसियर भी दिया हमें फॉरेन मिनिस्ट्री ने पिछले चंद माह पहले, जिसमें कहा गया था कि हिंदुस्तान की रियासती दहशतगर्दी के हवाले से 87 ट्रेनिंग कैंप्स बनाए हैं रॉ ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए, 66 अफ़गानिस्तान में और 21 हिंदुस्तान में। तो उस हवाले से इशू ये है कि ये कहाँ नाकामी हुई, क्यों नहीं SOPs फॉलो किए गए, और इतने दूर दराज इलाके में अगर चीनी जा रहे थे अपने एक सी पैक प्रोजेक्ट में, तो उनकी हिफाजत का मुकम्मल इंतजाम क्यों नहीं किया गया। लगता है कि जो दहशतगर्द हैं वो खासे होशियार हो गए। इंडिया तमाम तर दहशतगर्द गिरोहों से रवाबित कायम करके पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों का एक मुश्तरका इत्तेहाद बना रहा है। अफगानिस्तान में भारतीय सिफारत खाने में तैनात भारतीय कर्नल राजेश दहशतगर्द तंजीमों के साथ राबते में है और 4 बार दहशतगर्दों से मुलाकातें भी की। खुफिया एजेंसी रॉ दाइश पाकिस्तान बनाने की साजिश कर रही है। इसने हाल ही में 30 दाइश दहशतगर्दों को पाकिस्तान और इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वहां पे मुंतकिल किया है। दहशतगर्दों की तरबियत के लिए अफगानिस्तान में 66 और भारत में एक कैंप भी कायम है। तर्जुमान पाक फौज का यह कहना था कि बलूचिस्तान में सी पैक को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत ने 700 अफराद पर मुश्तमिल खुसूसी मलेशिया बनाई है, जबकि नवंबर और दिसंबर में कराची, लाहौर और पेशावर में दहशतगर्दी के बड़े वाकयात का खतरा है। भारत ने कंधार में दहशतगर्दों के कैंप के लिए $30 मिलियन लगाए हैं, जबकि PC गवादर पर हमले के लिए भारत ने $0.5 मिलियन फंडिंग। पाकिस्तानी जहां भी जाते हैं करतूत नहीं बदलते, उनको इज्जत रास नहीं आती है। इस स्टोरी पर पब्लिक में तो वो जो सर्विंग करने वाले वेटर्स थे वो इंडियंस थे वहां पे ना, तो वो इंडियन ने पूछा मुझसे पूछा कि जैसे उनका लैंग्वेज एक स्टाइल होता है बोलने का ना, कि भैया जी आप इंडिया से कहाँ से हो। उससे मुझसे पूछा ना सीधा ही कि भैया जी इंडिया से कहाँ से हो आप। तो मैंने उससे कहा नहीं कि भाई मैं इंडिया से नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ। तो उससे मुझे क्यों करके देखा कि अच्छा, हैरान हो गया थोड़ा सा ना। तो कहता लगते नहीं हो भाई आप। मैं वहां पे ना मुझे अजीब शर्म से आने लग गई कि यार मतलब हम पाकिस्तानी क्या लगते हैं, कि हम पाकिस्तानी शरिस्तन, नियतन,
एक ठरकी कौम है। अब सुन के हैरान। बड़े ही खतरनाक वक्त से गुजर रहे हैं और मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मुझे अब 30-35 साल हो गए जर्नलिज्म करते हुए। हमने बहुत सी गवर्नमेंट्स गिरते हुए देखी, हमने मार्शल लॉ भी लगते हुए देखे, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ अगर आप मुझे पूछें तो मैं दिल से नमस्कार दोस्तों, अब सबसे पहले आपको ये चीज़ एक समझनी चाहिए कि पाकिस्तानी जहाँ पर भी जाते हैं ना, उनको इंडियन ही काउंट किया जाता है जब तक वो एक कहते नहीं। और जब वो कहते हैं कि भाई मैं इंडियन नहीं, मैं पाकिस्तानी हूँ, और जब वो पाकिस्तानी कहते हैं ना, तब भी वो सामने वाला बंदा कई बार पूछता है आपको कि आप सच में पाकिस्तानी हो, क्योंकि आप थोड़े भी अलग तो लगते नहीं हो। और पाकिस्तानियों की एक अलग चीज़ ये भी है, अगर मान लीजिए कोई रेप्यूटेड पाकिस्तानी जो होगा वो जाएगा तो वो तो खुद को पाकिस्तानी ही कहेगा, लेकिन लाखों में लोग ऐसे हैं जो बाहर यूके, यूएस, फ्रांस में रहते हैं, वो खुद को इंडियन कहलाना पसंद करते हैं, क्योंकि दिखने में तो सेम ही है। वो पहले हिंदू ही थे, उसके बाद मुसलमान बने, तो होगा तो सेम ही, लेकिन उसके बाद होता यह है कि खुद को इंडियन कहलाना पसंद करते हैं, क्योंकि इससे होता यह है कि उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है दुनिया के सामने और अच्छी तरीके से देखा जाता है। लेकिन अब दुनिया में भी कई जगह पर इनको समझ में आ गया है कि भाई ये जो सारे हैं ना, सारे जिहादी, वो इंडिया का नाम यूज़ करके हमारे साथ ये सारी चीज़ें करते हैं, अदरवाइज़ ये इंडियन है नहीं। लेकिन यहाँ पर जो पत्रकार भाई साहब बोल रहे हैं ना, उनकी अच्छी सुलगी है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। ये बात है यूएई की, दुबई की ना। मैं एक रेस्टोरेंट में गया, बहुत लैविश रेस्टोरेंट था, जुमेरा बीच के पास एक बड़ा खूबसूरत रेस्टोरेंट था। तो वहाँ पे ना मैं गया, अच्छा मैं मेरी फैमिली गए, हम लोगों ने बड़ा ना वहाँ पे यूँ कह लें कि हम गए वहाँ पे और हमने ना वहाँ अच्छा रेस्टोरेंट था, खाना शाना ऑर्डर किया, खाना शाना खाया। तो वो जो सर्विंग करने वाले वेटर्स थे वो इंडियंस थे वहाँ पे ना। तो इंडियन ने पूछा मुझसे पूछा कि उनका लैंग्वेज एक स्टाइल होता है बोलने का ना, कि भैया जी आप इंडिया से कहाँ से हो। उसने मुझसे पूछा ना सीधा ही, भैया जी इंडिया से कहाँ से हो आप। तो मैंने उससे कहा लेकिन भाई मैं इंडिया से नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ। तो उससे मुझे यूँ करके देखा कि अच्छा, हैरान हो गया थोड़ा सा ना। तो कहता लगते नहीं हो भाई आप। मैं वहाँ पे ना मुझे अजीब शर्म से आने लग गई कि यार मतलब हम पाकिस्तानी क्या लगते हैं, हम पाकिस्तानी क्या इमेज दिया हुआ है हमने अपना इनको। ये क्यों कह रहा है मुझे कि आप लगते नहीं हो पाकिस्तानी। फिर मुझे उसने जो एक्सप्लेनेशन मुझे दी कि पाकिस्तानी जो आते हैं वो क्या करते हैं, तो मैं यकीन करें मैं शर्मसार हो गया। और एक था भी इंडियन, कोई और कहता तो चलो कोई बात नहीं, बंदा बर्दाश्त कर लेता है, इंडियन को मायूस। ये सब बकवास है, ये सब झूठ है। हम वो दुम है जो इसने कभी सीधी नहीं होना। हमने हर जगह से चित्तर खाने हैं, ये लिखवा के लेके आए हैं शायद हम अपनी किस्मत में, नहीं हमने खुद अपनी किस्मत ऐसी बनाई है कि हमने हर जगह से थू करवानी है अपनी, हमने हर जगह से चित्तर खाने। बड़े ही खतरनाक वक्त से गुजर रहे हैं और मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मुझे अब 30-35 साल हो गए जर्नलिज्म करते हुए। हमने बहुत सी गवर्नमेंट्स गिरते हुए देखी, हमने मार्शल लॉ भी लगते हुए देखे, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ अगर आप मुझे पूछें तो मैं दिल से परेशान हूँ, क्योंकि इतनी लोगों में डिवीजन, इतनी आम सोसाइटी के अंदर डिवीजन और खौफनाक दुश्मनी की हद तक डिवीजन मैंने नहीं देखी पहले। कि हम पाकिस्तानी शरिस्तन नियतन एक ठरकी कौम है। अब सुन के हैरान होंगे कि यार ये क्या बात कर रहे हैं, लेकिन यकीन करें आज मेरा सर शर्म से झुक गया। हम पाकिस्तानियों के अंदर ख़ास तौर पे औरत को देख के, औरत के बारे में कहते हैं कि सिर्फ नफ्स चलनी चाहिए, हमारा वो कुलिया है। हम लोग इस कदर कुत्ते हो जाते हैं, माजरत के साथ कुत्ते की तरह जुबान निकल आती है हमारी औरत देख के, लड़की देख के, गोरी चमड़ी देख के हमारी राल टपकने लगती है। और उसका आप यकीन करें हम जगह जगह इज्जत रास आ सकती है। हम अपना बेड़ागर खुद करेंगे, हम बताएंगे कि हम सबस पासपोर्ट की किस तरह बेहरमती करवाते हैं पूरी दुनिया में, और हम गए और हमने करवाई और हमने ऐसा मंजर पहले देखा है जो बन गया आज। नहीं ये बात ठीक है आपकी, आपने जो इब्तदाई में कहा ना कि ये इस तरह की लड़ाई झगड़े सियासी तसादुम तो पहले भी होता रहा है, लेकिन ये जो माशरे के अंदर जो दरार पड़ी है और जितनी गहरी है और जितना इस वक्त नफरतों का बाजार गर्म है, ये पहले नहीं हुआ। और अनफॉर्चुनेटली जो ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि ये जो दरार है इसको बाकायदा तौर पर हवा दी जा रही है और ये माना जा रहा है कि जितनी गहरी दरार होगी उतना हमें ज्यादा सियासी हम बड़े इसे कहते हैं स्टेल्थ वीडियो बनाना। हम बड़े तरीके से अपनी सेल्फी लेके ऐसे फोन अपने सामने रख के ना सेल्फी लेके, और फिर उनकी लड़कियां अगर किसी ने स्कर्ट पहनी हुई है, किसी ने मिनी स्कर्ट जीन्स पहनी हुई है, किसी ने थोड़ा सा लो टॉप पहना हुआ है, तो उनकी तस्वीरें हम बना रहे हैं
वो अगर स्विमिंग पूल में नहा रही हैं तो उनकी ऐसे अपने सामने रख के ना फोन ऐसे अपनी सेल्फी वाला मोड रख के और पीछे से उनको फिल्माया जा रहा है। और एक वीडियो तो ऐसी है जिसमें एक लड़की है जो कि वॉक कर रही है, सिर्फ रोड पे वॉक कर रही है, ठीक है। उसने पहना हुआ है, आई थिंक उसने थॉन्ग पहना हुआ है या उसने जीन्स पहनी हुई है, कुछ ऐसा उसने पहना हुआ है, और मतलब चुस्त कपड़े पहने हुए हैं उसने। और वो उस पीछे से जाके उसके साथ साथ चल रहा है और उसकी पीछे पीछे उसकी जो बैक है उस लड़की की, उसकी वीडियो बना रहा है और उसके जो मतलब उसके मखसूस हिस्सों पे फोकस कर रहा है कैमरा। वो वीडियो भी मैं आपको दिखाता हूं। ये वीडियोस वायरल हो गई सोशल मीडिया पे, लोगों ने कहा लख लानत फिटे मुंह ਤੁਹਾਡਾ। और ये इज्जत और यकीन कीजिए मैंने तो ये पाकिस्तान में रहते हुए नोट किया है। औरत गुजर जैसे यार, मैंने लोगों को गाड़ियों के एक्सीडेंट करते देखा है। सड़क पे औरत चल रही है, लड़की चल रही है, गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, ऐसे पूरी मुंडी मोड़ के देखेंगे, साले गर्दन में बल आ जाएगा तेरे, लेकिन नहीं, मुंडी मोड़ के देखेगा और उसकी अपनी निगाहों से उस औरत को घर तक छोड़ के आएगा। ये लेवल है फ्रस्ट्रेशन का, ये लेवल है ठरकपन का हमारी कौम के अंदर। और अगर हम बाहर चले जाए तो हम तो पागल ही हो जाते हैं यार। मेरा बाहर आना जाना होता है, मैं वहां पे कुछ पाकिस्तानीज़ों की हरकतें देखता हूं, मेरा सर शर्म से झुक जाता है। जिस तरह जलजले में झटके महसूस होते हैं ना, मुझे सिस्टम जो है, सिस्टम को झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं। आप एस्टैब्लिशमेंट देख लें, उसके अंदर की जो इत्तलात हैं, खबरें आती हैं सही या गलत, वो आ रही हैं, बाहर मार्केट में डिस्कस होती हैं। अदलिया देख लें, अदलिया को जो है वो एक बहुत ही मुतनाज़ा बनाकर पेश किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन देख लें आप, इलेक्शन कमीशन जो है उस पर बिल्कुल वाज़े तौर पे एक पार्टी पूरी लाइन ले रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा दें। तो ये सारी चीज़ क्या रिफ्लेक्ट कर रही है कि आपके सियासतदान बार बार ये साबित कर रहे हैं कि वो इनकॉम्पिटेंट हैं टू रन द कंट्री। कि यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा इज वेरी एक्टिव। एक तो वो हमसे इंडियन काफी, एक तो पॉपुलेशन में ज्यादा है, दूसरी हमारी फाइनेंस इकोनॉमिक बेस माइग्रेशन हुई, उनकी एजुकेशन रिलेटेड एजुकेशन बेस्ड माइग्रेशन हुई। वो हमसे पैसे में भी यहाँ ज्यादा है, इंटेलेक्ट में भी हमसे आगे है इंडियन। और उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी सेकंड जनरेशन जो है वो कांग्रेस में भी आ चुकी है। आज 5 जो है इंडियन डिसेंट के कांग्रेसमैन मौजूद हैं। 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो कि दोनों गवर्नर रह चुके हैं, इंडियन डिसेंट के हैं, निक्की हेली और बॉबी जिंदल। ये फेडरेशन है या कन्फेडरेशन है? जमीन, फिर यूनिवर्सिटियां नहीं है, फिर रिसर्च नहीं है, अच्छे बीज नहीं आ रहे, तो पैदावार इंडिया से आधी कैसे हो सकती है? वो ज्यादा ज़हीन लोग हैं, उनकी जमीन हमसे ज्यादा फर्टाइल है। नमस्कार दोस्तों, अब अगर आप देखो ना, इंडिया और पाकिस्तान में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि जो अब्रोड में जाते हैं, मतलब यूएस हो, यूके हो, फ्रांस हो, कहीं पर भी जाते हो, तो इंडियंस जो जाते हैं ना वो वहाँ उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को मानते हैं और उसके अलावा उसकी सिस्टम का एक पार्ट बनते हैं। एजुकेशन लेने के लिए खास करके सबसे ज़्यादा जाते हैं इंडियंस, और वहाँ की एजुकेशन लेते लेते वहाँ का कल्चर उनको पता चलता है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन पता चलती है कि भाई इस देश में किस हिसाब से हमको बिहेव करना पड़ेगा, और फिर वहीं रहते हैं और उसके बाद उस सिस्टम का पार्ट बनते हैं, और उस सिस्टम का पार्ट बनते बनते वो ऊपर चले जाते हैं। जैसे कई सारे बड़े नाम हैं, अगर यूके की बात करें तो ऋषि सुनक सबसे बड़ा नाम है कि भाई जो अभी यूके के पीएम है, और अगर उसके अलावा यूएस के अंदर बात करें तो सत्य नडेला और सुंदर पिचाई, कई सारे लोग ऑलरेडी है, हम पता है, कोई अलग से डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं। और पाकिस्तानी जॉब के लिए जाते हैं और भीख मांगने तक वहाँ पर आकर रुक जाते हैं। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं कि यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा इज वेरी एक्टिव। एक तो वो हमसे इंडियन काफी, एक तो पॉपुलेशन में ज्यादा है, दूसरी हमारी फाइनेंस इकोनॉमिक बेस्ड माइग्रेशन हुई, उनकी एजुकेशन रिलेटेड एजुकेशन बेस्ड माइग्रेशन हुई। वो हमसे पैसे में भी यहाँ ज्यादा है, इंटेलेक्ट में भी हमसे आगे है इंडियन। और उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी सेकंड जनरेशन जो है वो कांग्रेस में भी आ चुकी है। आज 5 जो है इंडियन डिसेंट के कांग्रेसमैन मौजूद हैं। 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो कि दोनों गवर्नर रह चुके हैं, इंडियन डिसेंट के हैं, निक्की हेली और बॉबी जिंदल। तो उसी तनाजर के साथ जब हम देखते हैं तो इस वक्त व्हाइट हाउस में जो अगर इंडिया, पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट का, या अगर आप साउथ एशिया का देखें तो सबसे ज्यादा अपॉइंटमेंट जो है वो इंडियन अमेरिकन की है। उस हवाले से इस वक्त व्हाइट हाउस में जो बाइडेन साहब का स्पीच राइटर भी इंडियन,
इस वक्त उनकी पॉलिसी रिलेटेड भी उनकी अपॉइंटमेंट्स, और उसी हवाले से जब वो देखते हैं उस तनाजर से तो पलड़ा भारी हो जाता है इंडिया का। अब दूसरी साइड पे चलते हैं, पाकिस्तान को कंपेयर करते हैं कि वो वहां की पोजीशन क्या है। पाकिस्तान ने एक तो पिछले दौर में इन्होंने बिल्कुल चाइना के कैंप में जाके अमेरिका की तरफ, मैं हमेशा ये कहता हूं कि नेवर बर्न द ब्रिजेस, लेकिन इन्होंने ब्रिज बर्न किए, इन्होंने अमेरिका बैशिंग की, इन्होंने कहा जी हम तो हिमालय पे चढ़ गए हैं, इन्होंने सब किया, बल्कि सी पैक को लेकर अफगानिस्तान में जाके कोशिश, उनके सेल्समैन बन गए, आगे जाके दुनिया में सी पैक में बेचना शुरू कर दिया और एब्सोल्युटली नॉट और इस तरह की चीजें की। और आपका जो पहले ही फॉरेन पॉलिसी डूबियस थी वो इस हवाले से कि उसामा बिन लादेन जब से पाकिस्तान से मिले उसके बाद आप दुनिया का एतमाद हासिल नहीं कर सके। और तीसरी इसमें जो बात मैं कहूंगा, आपकी फॉरेन पॉलिसी, अगर मैं आज आपसे ये क्वेश्चन करूं आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है, तो आप मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। मैं किसी से ये पूछूं कि आज पाकिस्तान कहां खड़ा है, किस कैंप में है, कैंप उनके पास मौजूद है या नहीं मौजूद, कोई पता नहीं। आपकी जो मैं शॉर्ट टर्म पे एक लफ्ज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि आपकी फॉरेन पॉलिसी डॉलर बेस है, अमेरिका के डॉलर बंद हुए, आप चाइनीज कैंप में गए, वहां से डॉलर लेने की कोशिश की, जब सी पैक बंद किया उन्होंने, आपने उनको ग्वादर की बजाय कराची देने की कोशिश की, उन्होंने वो भी लिया, फिर दासू डैम पर उन्होंने 39 बिलियन आपसे मांगा, उन्होंने जब सी पैक के डॉलर बंद हुए तो आप IMF के कदमों में आके बैठ गए। ये आपकी फॉरेन पॉलिसी है। अब उसमें ये फेडरेशन है या कन्फेडरेशन है, जमीन, फिर यूनिवर्सिटियां नहीं है, फिर रिसर्च नहीं है, अच्छे बीज नहीं आ रहे, तो पैदावार इंडिया से आधी भी इंडिया से आधी कैसे हो सकती है? वो ज्यादा ज़हीन लोग हैं, उनकी जमीन हमसे ज्यादा फर्टाइल है। खान साहब अपने दुश्मन खुद है अल्लाह का फजलो करम से। महंगाई, बेरोजगारी, हवाई दावे, मतलब अभी उसकी स्याही खुश्क नहीं हुई, उनके उन वादों की गूंज अभी फिजा में बाकी है। 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख मकान, अभी फिर कह रहे हैं चंद दिन की बात है, ये दिन गुजर जाएंगे, अभी महंगाई खत्म हो जाएगी। 5 साल मैंडेट महंगाई कैसे खत्म होगी? देखिए दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन तो एक अलग इशू है ना, जिसकी तरफ हमारा रुझान ही नहीं है। जमीन हम बार नहीं है, बार बार पॉइंट आउट करते हैं, बीज ठीक नहीं है, पेस्टिसाइड्स जो हैं उनकी कीमतें ज्यादा है या मिलावट है, खाद 7500 रुपए की खाद 2 बोरियां DAP की कौन डालेगा? अगरचे गंदम की कीमत बढ़ा के 1950 कर दिया है बखील ही, 2000 सीधी करो। अच्छा गंदम वहां जाती है, इसका नतीजा ये है कि वहां जाती है सिंध, यहाँ से आटा चला जाता है, एक मसनूई बहरान पैदा होता है। भाई आप इस वक्त इंडिया की भी बात नहीं की, इंडिया की चले कर लेते हैं, वो भी चाहिए मुझे, क्योंकि आपके हर मिनिस्टर ने और आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने चीनी, पेट्रोल, हर चीज को इंडिया के साथ कंपेयर कर दिया। मैं आप उनकी फॉरेन पॉलिसी भी एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी सी, वो क्या है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में यहाँ पे मोदी साहब आए, पूरी टीम के साथ जहाज भर के आए, हर चौक पे यहाँ पे उनका सारा एक कैंपेन चलाई गई। यहाँ पे उनकी 1-to-1 मुलाकातें हुई बाइडेन साहब के साथ, मैक्रां के साथ उन्होंने G20 की तैयारी की, 2 क्वाड का हिस्सा है, फ्रांस के साथ वो बातें कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से सीधी बातें कर रहे हैं वो, और उसके बाद उन्होंने अग्नि 5 का जाके अपना कर दिया। और चौथी आखिरी बात, अमित शाह साहब बढ़ के मार रहे हैं आपके खिलाफ कि हम घुस के मारेंगे। और हमेशा पहले भी ये कहा जाता था हम कटोरा तोड़ देंगे, अभी भी यही कहा जाता है कचकोल तोड़ देंगे, लेकिन होता नहीं जी। आरज़ू कटोरा लेके जाने में एतराज नहीं, अगर आपका कटोरे से हासिल किया हुआ पैसा आवाम पे जा रहा हो, लेकिन आप कटोरा सिर्फ अपनी कैबिनेट के लिए इकट्ठा कर रहे हो कि उनके प्लाजे दुबई में और लंदन में किस तरह बनने हैं, तो उसका फिर क्या, उसका तब यही तो मसला है पाकिस्तान के साथ कि जितने भी कटोरे लेके बाहर गए हैं उन्होंने अपने लिए पैसे लिए हैं, उन्होंने अवाम के लिए नहीं लिए। देखिए ना, अब आज इसका बयान देना चाहिए सब। मैं आपके जो इस वक्त जो मिनिस्टर तरीन साहब हैं, उनका आपके पंडोरा पेपर्स में नाम है, उनके पास कौन सा अखलाकी इस वक्त जवाज है कि वो कैबिनेट में बैठ के कौम के फैसले करें? उसके बाद चेयरमैन नैब है, जब उनके डिपॉजिट ही नहीं हो रहे हैं, उनके पास कौन सा अखलाकी जवाज मौजूद है नैब को लीड करना, और इमरान खान उनको एक्सटेंशन देने की एडवोकेसी कर रहे हैं? अखलाकी जवाब भी तो होना चाहिए ना किसी चीज का, कि भाई हम कौम के सामने जवाब दे हैं, उनके नुमाइंदे हैं, लेकिन डिस्कस ही नहीं है। जब आपकी लेजिस्लेशन किस जवाब से बंद कर दी गई है और कंट्री ऑर्डिनेंस पे चल रहा है। इस तरह तो डिक्टेटर्स ने भी नहीं किया अपने दौर में। आप मीडिया के हालात देख लें, आप लोगों के मुंह बंद कराएंगे तो कितना अर्सा सर्वाइव करेंगे? आप यहां से पाकिस्तान से बंद करेंगे, लोग दुबई से जाके प्रोग्राम शुरू कर देंगे।
क्या करेंगे? ये सोल्यूशन है? ये तो आपने वही किया कि सर में दर्द है, सर काट दिया जाए। सर में दर्द हो दवाई देते हैं, सर नहीं काटते। तो ये इस तरह नहीं चले मुमालिक, इस तरह नहीं चलते। बलोचिस्तान के अंदर पाक फौज पर बलोच दुश्मनों की जानिब से हमला किया गया है। 10 से ज्यादा पाक फौज के जवान शहीद हुए हैं, 4 से ज्यादा जवान लापता हैं और कई जख्मी भी हैं। 50 से ज्यादा बलोच दुश्मन दहशतगर्दों की जानिब से पाक फौज पर हमला किया गया है। इसके अलावा चाइना को धमकी लगाई गई है कि तुम्हारी इन्वेस्टमेंट हम तबाह कर देंगे जो तुम सी पैक की शक्ल में बलोचिस्तान के अंदर कर रहे। अफसोसनाक खबर सामने आ रही है कि बलोचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फोर्सेस पर भारतीय दहशतगर्दों के हमले तेज हो चुके हैं। अफगानिस्तान के अंदर जो जंग खत्म हुई है, जिससे तालिबान की हुकूमत आई है और पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के बॉर्डर से हमले कम हुए हैं, तो अब ईरान के बॉर्डर से पाकिस्तान की फौज पर और पाकिस्तान के जो मुहाफिज हैं सरहदों के, उन पर से 50 दहशतगर्दों ने एक हमला किया और एक फुल फ्लेज हमले की तैयारी करके ये आए थे एफसी की चेक पोस्ट पर। और चेक पोस्ट के ऊपर 10 पाक फौज के एफसी के जो जवान हैं उन्होंने जामे शहादत नोश किया और कैंप जो है जो कि एफसी का था वो मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ। नमस्कार दोस्तों, आप सबको पता होगा कि ईरान के अंदर सिया पॉपुलेशन ज़्यादा है और पाकिस्तान के अंदर सुन्नी, और ये दोनों के बीच में कभी अच्छे रिलेशन नहीं हो सकते। हो सकता है कि दोनों का टारगेट हो, कोई दोनों का दुश्मन एक हो तो थोड़ी देर के लिए वो एक हो सकते हैं, अदरवाइज दोनों का एक होना बहुत ही मुश्किल है। और ईरान की बॉर्डर पर, ईरान और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है, तो ईरान की जो बॉर्डर है उससे कौन सा स्टेट मिलता है पाकिस्तान का? बलोचिस्तान। और अगर मान लीजिए कि ईरान को कुछ करवाना है पाकिस्तान के खिलाफ, तो बलोच लोग जो है BLA वाले हैं, बलोच लिबरेशन आर्मी, उनको ही सीधा संपर्क करेंगे। और यहाँ पर लगता है ऐसा कि ऐसा ही हुआ है कि भाई ईरान की तरफ से हमला हुआ है पाकिस्तान के ऊपर और 10 से 12 पाकिस्तानी आर्मी के लोग मारे गए हैं, जवान मारे गए हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि भाई ईरान का नाम ले लिया, कई बार ऐसा होता है कि रॉ का नाम ले लिया। वो था ना वो कुलभूषण जाधव कि भाई वो वहाँ का स्पाई था और हमने उठाया था। अब भाई साहब बात दरअसल ये थी कि वो भाई साहब ईरान में थे और ईरान से उनको उठा कर लाए थे। जो भी हो, लेकिन यहाँ पर बात ये है कि पाकिस्तान पर हमला हुआ है और 10 से 12 आर्मी के जवान मारे गए हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं कि चप्पे चप्पे पर धमाके करने हैं, ब्लास्ट करने हैं, हमने पाकिस्तान को सबक सिखा कर छोड़ना है। ये ऐलान किया गया है गुलजार इमाम की जानिब से। ये टाइम्स ऑफ इसराइल के अंदर खबर शाया हो चुकी है, मुकम्मल इंटरव्यू शाया हुआ है। मनीष राय ने जिस तरह से सवालात किए, गुलजार इमाम ने जवाब दिए। अब जो सबसे अहम बात है, गुलजार इमाम ये कहता है कि हम पाकिस्तान जिसने कब्जा किया था 1948 के अंदर बलोचिस्तान पर, हम उससे आज़ादी हासिल करके रहेंगे। हमारे बलोच इस कब्जे को तस्लीम नहीं करते, लिहाजा हम एक अलहदा स्टेट बनाना चाहते हैं। हम डंके की चोट पर कुर्बानियां देकर, धमाके करके, ब्लास्ट करके, पाक फौज को शहीद करके हम आज़ादी हासिल करके रहेंगे। वो कहते हैं हम पे ज़बरदस्ती कब्जा किया गया है और पाकिस्तान जो अपने आप को जमहूरी मुल्क कहता है, जमहूरियत का चैंपियन कहता है, हम पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते। हम पे पाकिस्तानी फौज जो है वो जुल्म ढाती है, लिहाजा जी हम भी जवाबी पाक फौज पर हमले करते रहेंगे। उन्होंने चाइना को मुखातब किया। चाइना को मुखातब करते हुए गुलजार इमाम कहता है कि चाइना को यह मालूम होना चाहिए कि चाइना की सी पैक की सूरत में बलोचिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट महफूज नहीं है। चाइना जितनी जल्दी यह समझ सकता है, समझ जाए कि बलोचिस्तान के अंदर उसकी इन्वेस्टमेंट महफूज नहीं है। चाइना यहां से बोरिया बिस्तर उठाए और चलता बने। यानी एक ही इंटरव्यू के अंदर बलोच दुश्मनों ने पाक फौज को, रियासत पाकिस्तान को और चाइना को और सी पैक को भी धमकी दी है कि हम इसको नहीं छोड़ेंगे, जितनी जल्दी हो सकता है आप बोरिया बिस्तर उठाएं, आपकी यहां पे इन्वेस्टमेंट महफूज नहीं। अफसोसनाक खबर सामने आ रही है कि बलोचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फोर्सेस पर भारतीय दहशतगर्दों के हमले तेज हो चुके हैं।
अफगानिस्तान के अंदर जो जंग खत्म हुई है, जिससे तालिबान की हुकूमत आई है और पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के बॉर्डर से हमले कम हुए हैं, तो अब ईरान के बॉर्डर से पाकिस्तान की फौज पर और पाकिस्तान के जो मुहाफिज हैं सरहदों के, उन पर हमले तेज हो चुके हैं। नासिकाम 50 से ज़ायद दहशतगर्दों ने गुज़श्ता रात को बलोचिस्तान के इलाके कीच के अंदर हमला किया है अफवाज पाकिस्तान की चेक पोस्टों पर, जिसके नतीजे में जो इब्तदाई इतलात हैं कि 10 जवान शहीद हो चुके हैं। जी हाँ नासिकाम, इंतहाई अफसोसनाक खबर है कि पाकिस्तान की सरहदों पर जो ईरान के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर है, तकरीबन 900 किलोमीटर का यह बॉर्डर है, जिस पर पाकिस्तान की फौज फेंसिंग भी कर रही है, बाड़ भी लगा रही है, वहां पर यह हमला हुआ है। और हमला करने वाले कौन हैं? वो लोग हैं जिन्हें भारत है। 40 से 50 दहशतगर्दों ने एक हमला किया और एक फुल फ्लेज हमले की तैयारी करके ये आए थे एफसी की चेक पोस्ट पर। और चेक पोस्ट के ऊपर 10 पाक फौज के एफसी के जो जवान हैं उन्होंने जामे शहादत नोश किया और कैंप जो है जो कि एफसी का था वो मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ। और इस हवाले से डिटेल्स जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं वो ये है कि 4 इस वक्त पाक फौज के जवान जो हैं वो मिसिंग हैं। उस हवाले से ये नहीं कहा जा रहा एफसी के जवानों के हवाले से कि वो कैप्चर हो चुके हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो इस वक्त मिसिंग हैं इस सब के अंदर और उन्हें अभी तक तलाश नहीं किया जा सका। तो इस सब में और भी बहुत सी डिटेल्स हैं। अब इन दहशतगर्दों के हवाले से नाज़रीन किराम हमें यह बताया जा रहा है कि फायरिंग के तबादले में जाहिर बात है ये अगर चंद घंटे भी जारी रही, सोशल मीडिया 5 घंटे कह रहे हैं, 50 से जायद बीएनए के टेररिस्ट आते हैं और एफसी की चेक पोस्ट पर धावा बोल देते हैं। खबर के मुताबिक 10 एफसी के जवान शहीद हो चुके हैं, 4 लापता हैं और मुतअद्दिद जख्मी भी हैं। खबर के मुताबिक एक या इससे ज्यादा जो बलोचों के दुश्मन हैं उनको पाक फौज की जानब से निशाना बनाया गया है, क्योंकि अचानक एक बड़े हजूम ने, एक बड़े जत्थे ने मिलकर धावा बोला है रात की तारीखी में। तो इसलिए बताया यह जा रहा है कि पाक फौज का भारी जानी और माली नुकसान हुआ है कि 10 से जायद पाक फौज के जवान शहीद हुए हैं, 4 लापता हैं और कुछ जख्मी भी हैं, अभी तक ये बताया जा रहा है। लेकिन अभी तक जैसे कि मैंने आपको बता दिया, बीएलए या पाक फौज की जानब से इसकी जिम्मेदारी या इसकी तस्दीक नहीं की गई। लेकिन बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर यह खबरें गर्दिश कर रही हैं कि भारत ने अपने रिपब्लिक डे के मौका पर पाक आर्मी को, पाकिस्तान को ये तो ऐसे में नासिर काम जो आलमी ताकतें हैं, जो खुफिया दज्जाली ताकतें हैं, वो मशरक़ वस्ता के अंदर हालात को ख़राब करना चाहती हैं। अफगानिस्तान के अंदर है जो अमेरिका को शिकस्त हुई, अमेरिका को जो रुसवाई देखना पड़ी, जो जिल्लत अमेज़ बर्बादी देखना पड़ी, अमेरिका इस शिकस्त का बदला पाकिस्तान से लेना चाहता है। इसी मकसद के लिए अमेरिका, चाहे वो ईरान हो चाहे वो भारत हो, उनके साथ मिलकर हाथ मिलाकर जो पाकिस्तान की सरहदें हैं उन्हें गैर महफूज बनाना चाहता है। भारत की ख्वाहिश है, भारत की कोशिश है कि पाकिस्तान मसरूफ़ रहे, पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से मसरूफ़ रखा जाए, पाकिस्तान को बलूचिस्तान से जो ईरान का बॉर्डर है वहाँ से मसरूफ़ रखा जाए और पाकिस्तान के अंदर दहशत। मैं समझता हूँ हमेशा की तरह वही चीज़ हुई है कि अगर हमारे पास ये प्राइड है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया की बेहतरीन, और भट्टी साहब ने आपको खबर भी दी है कि ये हमारे इदारों को बता दिया गया था ये होना है, तो मेरा फिर सवाल है कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो मैं फिर किसका गिरेबान पकड़ूँ कि ये हमला भारत ने करवाया है और बड़ी प्लानिंग के साथ करवाया है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज इसको ट्रैक नहीं कर सकी अनफॉर्चुनेटली। आपके वज़ीर-ए-आज़म ने जब से इनकार किया, भारत पाकिस्तान में मैक्सिमम कोशिश करेगा रहा मोसाद दहशतगर्दी कराने की। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पाकिस्तान में अल्लाह ना करे दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा होगा और इसकी हिकमत अमली इंडिया ने बना ली है। नमस्कार दोस्तों, रो ने R&AW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा जो भी आप कहो, उन्होंने एक और ऑपरेशन यहाँ पर कर दिया है पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तानी मीडिया का मानना ये है कि ये पूरा का पूरा फेलियर है हमारा ISI का,
जिस ISI को हम दुनिया की नंबर 1 एजेंसी मानते थे, अब उसको पता ही नहीं है कि भाई ये इस टाइप के ऑपरेशंस पाकिस्तान में चल रहे हैं और रॉ इस टाइप के ऑपरेशंस करवा रही है। दोस्तों, अब देखने वाली बात यह है कि कई सारे पहले भी होंगे स्लीपर सेल, इंडिया के जो स्लीपर सेल थे पाकिस्तान में, उनको एक्टिव किया जाता है और ये सारी चीज़ें की जाती है। लेकिन अगर अब 2014 के बाद काउंट करो तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ये चीज़ों में बहुत ही अलग लेवल की बढ़ोतरी हुई है और कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं और उनको ढूंढ पाना और ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल है। लेकिन मान लीजिए कि फिर भी अगर उनको 1-2 को पकड़ते भी है, फिर भी ऑपरेशंस यहाँ पर रुकने वाले हैं नहीं। कहने का मतलब ये है कि जो भी दुश्मन, इंडिया का दुश्मन वहाँ जाकर बैठा है ना, उन सबको ठोका जा रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। लाहौर के जो धमाका हुआ है, ये धमाका कोई मैसेज था, क्या था भट्टी साहब, इसके पीछे कौन हो सकता? और मेरी फोरेंसिक लैब के एक्सपर्ट से बात हुई है, ये धमाका अमूमन भारतीय साहत का है। वो जो बारूद वो इस्तेमाल करते हैं ना जहां अफगानिस्तान और इस तरह किया गया। इसकी इब्तदाई इन्फॉर्मेशन ये थी कि पाकिस्तान के हसास अदारों ने लाहौर पुलिस को थ्रेड लेटर जारी किया था। बाज़ दफ़ाई तजिया निगार कह रहे थे राब पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने की कोशिश करेगा और इसी सिलसिले में हमारी इंटेलिजेंस अदारों ने चारों सूबों के वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी और IG को आगाह कर दिया था खदशा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हो सकते हैं। मैं समझता हूँ हमेशा की तरह वही चीज़ हुई है कि अगर हमारे पास ये प्राइड है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया की बेहतरीन, और भट्टी साहब ने आपको खबर भी दी है कि ये हमारे इदारों को बता दिया गया था ये होना है, तो मेरा फिर सवाल है कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो मैं फिर किसका गिरेबान पकड़ूँ? अगर आपको ये इतला है कि शहर में ये कुछ होने वाला है। मैं अभी भट्टी साहब की बात सुन रहा था, बिलीव यू मी, ये जो हमारा पुलिस का कल्चर है, पुलिस सिर्फ गाड़ी की कीमत देखती है। आप पुरानी गाड़ी हो, रिक्शा हो, गधा गाड़ी हो, गरीब चेहरे से नजर आए तो हाथ ऐसे आता है, यहाँ खड़े हो जाओ, इधर हो जाओ। मुझे आज तक समझ नहीं किसी अमीर आदमी की गाड़ी जिसकी 3 करोड़ की गाड़ी है, जिसने कपड़े अच्छे पहने, जिसने राडो की घड़ी लगाई है, उसके लिए ऐसे याद होता है। आपने दे रही है कि पाकिस्तान के साथ इस एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। अफगानिस्तान में इस वक्त चाइना है, ईरान है, पाकिस्तान है, इंडिया है, अमेरिका है, पूरी दुनिया वहाँ बैठी हुई है। हमें अलर्ट होना है और ये कोई खबर नहीं है कि हमारा IG आके हमें ये बताए कि दुनिया के इदारे होते हैं, दुनिया में इंटेलिजेंस इस तरह करती है। भाई अगर उन्होंने जो करना है अगर वो हमसे कर गए तो मैंने तुम्हें क्यों रखा हुआ है? आपके वज़ीर-ए-आज़म ने जब से इनकार किया, भारत पाकिस्तान में मैक्सिमम कोशिश करेगा मोसाद दहशतगर्दी कराने की। आप याद करें वो भी वक्त है ज़रबे अज़ब से पहले, रद्दुल फसाद से पहले, अल्लाह माफ करे 4-4 ब्लास्ट होते थे। तो इसको उस ये एक बड़े अच्छे बात हुआ है मेरे ख्याल में। कह रहा हूँ पाकिस्तान में 4-4 ब्लास्ट हुए हैं। लाहौर में एक DAG हमारे अल्लाह जनमबीन शहीद, एक गुलशन पार्क, अस्पतालों में, बाजारों में कहाँ नहीं हुए। अब हमारी, मेरा ख्याल है काजी साहब एक बात आप माइंड कर जाएंगे, नहीं बिल्कुल, अब अदारों को चाहिए कि साफियों का पीछा छोड़ दें, सियासतदानों का पीछा छोड़ दें, दहशतगर्दी पे फोकस करें। अब मुझे पता है ये बात तो सच है, मगर बात है रसवाई की। अब सियासतदानों को छोड़ भट्टी साहब एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूं। भट्टी क्या कह रहा है यार, पूरा जोर तुमने उस पे लगा दिया, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री पे, उसकी प्रॉपर्टी पे, क्या तेल निकालना है? मेरे हाई लेवल पे भी बढ़ गया है बाद फैसलों की वजह से। देखें, आप जैसे ही अमेरिका फौज का इनखला होता है अफगानिस्तान से, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पाकिस्तान में अल्लाह ना करे दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा होगा और इसकी हिकमत अमली इंडिया ने बना ली है। आज भी इंडिया के पास जो अमेरिका के कंट्रोल में एरिया है वहाँ उन्होंने अपने ट्रेनिंग कैंप किए हुए हैं। आज जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान गए तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, मैंने चंद दिन पहले भी कहा था, उनकी जान को ख़तरा है। अब वो यकीनी बात है, हुकूमत का फ़र्ज है तरदीद करे या तरदीद करे, उन्हें भी कहा गया कि अपनी मूवमेंट महदूद रखे। के अंदर जो वाक़यात हुए हैं दहशतगर्दी के, मुंबई अटैक समेत, उसमें हाफिज सईद साहब मुलव्विस हैं। हाफिज सईद साहब की सिक्योरिटी बहुत टाइट, बड़ी शानदार। एक तो पहला बैरियर है जो बाहर मौजूद है, उसके बाद एक और बैरियर जो उनकी अपनी गली है उसके बाहर मौजूद है, और फिर उनके घर के अंदर दाखिल होने के लिए भी एक कड़ी सिक्योरिटी का निज़ाम है। और वहाँ पे हाफिज सईद साहब के अपने नौजवान जो उनको चाहने वाले हैं वो बड़ी तादाद में दिन रात मौजूद रहते हैं। वो वहाँ चाको चौबंद ड्यूटी देते हैं, जबकि सरकार की सिक्योरिटी का बंदोबस्त भी इसलिए क्योंकि भारत ने धमकी लगाई है, दुश्मन मुल्क इसमें मुलव्वस हो सकता है, लिहाजा इसलिए पाकिस्तान भी सिक्योरिटी का इंतज़ाम रखता है हाफिज सईद के लिए।
और तमाम उंगलियां भारत की तरफ उठ रही हैं। पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी ज़राए हैं उनसे ये मालूमात आ रही हैं कि ये हमला भारत ने करवाया है और बड़ी प्लानिंग के साथ करवाया है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज इसको ट्रैक नहीं कर सकी अनफॉर्चुनेटली। इससे पहले बहुत सारे हमलों को ट्रैक किया गया, लेकिन यहाँ पे वो हमला करने में कामयाब हुआ कि इसके असरात अमेरिकन फौज के नखला के पाकिस्तान पर आने के खदशात है, खुसूसन कबायली इलाके, लाहौर, पेशावर, कराची और अहम शख्सियात के कुछ मेरी इतला है इंटेलिजेंस इदारों को है कि कुछ पॉलिटिशियन भी हिट लिस्ट पे हैं कि उनको नुकसान करा के खुदा ना खास्ता मुल्क में अफरा तफरी करेगी। और इसमें अहम तरीन सियासतदान है, ये आपको मैं ये बात आज नोट कर लें, तो क्या उनको भी एतमाद में लिया गया? अहम तरीन पॉलिटिशियन, उनका मकसद उनको मारना नहीं, मुल्क इंतशार फैलना है, फैलवाना है। भट्टी साहब, आप समझते हैं कि जो इसका ताल्लुक फिर अफगानिस्तान से बनता है, जो प्रेशर आ रहा है हम पे, कहाँ से इसका रूल तो बना है? क्या प्रेशर है? क्या फिर ये क्यों चाह रहे हैं हमसे? आप क्या रहे हैं हमसे? ये सवाल वो अड्डे वो अफगानिस्तान के लिए नहीं चाह रहे, वो चाह रहे हैं चाइना पे नजर रखने के लिए। अगर इधर होंगे अड्डे और ड्रोन हमले की देंगे, जिसके वजीर आजम पहले दिन से मुखालफत करते रहे और शुक्र है आज भी कर रहे हैं, उसके लिए अच्छे मेरे इंटेलिजेंस के इदारे मैं बड़ा इस पे फख्र करता हूँ, मगर मेरी पुलिस को पता नहीं 22 किलो की गाड़ी में सामान रखे जहाँ घूमता रहे, इनकी तरबियत कौन करेगा? इनमें क्वालिटी कैसे आएगी? ये बड़ा सवाल है। अब ये भी फौज के हवाले कर दें तो कर दो। मुसलमान बेशुमार जंगे हारे हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी एक गज़वा हारे हैं। इसराइल की तो मुझे समझ में नहीं आता, इस्लामी मुल्क ममालिक क्यों नहीं इकट्ठे होते यार? क्या फायदा ऐसा जिंदगी का कि अगर कोई एक अकेला मुसलमान मुल्क इसके अंदर कूदेगा तो उसका हाल भी फलस्तीन वाला या अफगानिस्तान वाला हो जाएगा। बड़ा आसान है, सिंपल है। हम बहुत बड़ी ताकत है, 5वीं 8वीं कुव्वत है दुनिया की, लेकिन हमारे हुक्मरानों ने कश्मीर का सौदा कर दिया। हमारे हुक्मरान इस कौम को जहां अभी भी गैरत और हुर्मत बाकी है, उसको हम तो बेकारी बना रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी नहीं फूटे कुछ मुंह से, अल्लाह ताला इसकी जुबान को भी लुकनत अता फरमाए। तो देखिए, ये बात सही है कि जितनी देर तक ये लड़ाई चलती रहेगी, हमास हर गुजरते दिन के साथ कमजोर होते जाएंगे। नमस्कार दोस्तों। अब पिछले दिनों से जो इजराइल और गाज़ा वाली या फिर इजराइल और हमास वाली जो सिचुएशन चल रही है ना, एक समय था जब सारे के सारे मुस्लिम कंट्रीज़ या फिर मुस्लिम उम्मा इकट्ठा था, तब भी वो इजराइल का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। तो अब तो ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होने वाला, और ऊपर से पूरा मुस्लिम उम्मा एक होता भी नहीं दिख रहा। पहले क्या था कि आसपास के 6-7 कंट्रियों ने तो एक बार इजराइल पर अटैक भी कर दिया था, लेकिन 6 दिनों में इजराइल ने सारे के सारे कंट्रीज़ को हरा दिया और कई सारी ज़मीन उनकी कब्जा भी कर ली थी। लेकिन अब तो ऐसा है कि भाई इजराइल उस समय से भी बहुत स्ट्रांग हो चुका है और ये सारे कंट्रीज़ उनकी खस्ता हालत हो चुकी है। लेकिन फिर भी ईरान जैसे कंट्रीज जब हमास को सपोर्ट करते रहते हैं, तब ऐसा लगता है कि भाई थोड़ा इनको और मज़ा जो है वो चखाना चाहिए, और यही हो रहा है। और अब ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम उम्मा इवन डिवाइडेड है कि भाई हमास को ऐसा पहले करना चाहिए था, भाई नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमास के ऐसा करने के बाद ही इजराइल ट्रिगर्ड हुआ। उससे पहले ये सारी सिचुएशन नहीं थी। और यही बात हो रही, इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में करता है। इसराइल की तो मुझे समझ में नहीं आता, इस्लामी मुल्क ममालिक क्यों नहीं इकट्ठे होते यार? क्या फायदा ऐसा जिंदगी का के, और हम सिर्फ बयान। भट्टी साहब, इस वक्त पूरी दुनिया, फाइनेंशियल दुनिया पे राज है यहूदियों का। हम तो यहाँ से पैसे लूट के उनके बैंकों में रखते हैं। हमें अगर वो उनकी वजह से दोबारा इक़्तिदार मिल जाए तो हम उनसे भी हाथ मिला लेंगे। और कैसे तुर्की की बड़ी तारीफ हो रही है, वो बड़ा स्टैंड ले रहा है। 1949 से उसने तस्लीम किया था। अच्छा, तुर्की ने? हाँ जी, और उनकी आपस में जो है बड़ी कॉर्पोरेशन, इकोनॉमिक ट्रेड है। लेकिन जो चूंकि वो राइट विंग फंडामेंटलिज्म बेचते हैं अपने तुर्की के अंदर, वो उनके एक वहां पे बड़ी एक समाज बटा हुआ है, तो वो जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे वो जोर जोर से बोलेंगे। ऊपर से अगर सुन ले, आखिरी जिस तरह लाहौर में ठेका मिला था उनके दामाद को, अगर इस तरह ठेका उनको इजराइल तल अवीव में मिल जाए तो वो भी ले लेंगे। इजराइल के पाइपिया ना नेतन्याहू को मुझे लगता है उधर खाना जंगी होगी, क्योंकि उधर जुल्म इंतहा बढ़ता जा रहा है। जितने रॉकेट वो फायर कर रहे हैं ना। सऊदी अरब का भी शाह सलमान का बयान आ गया, MBS जो है वो इसके ऊपर नहीं फूटे मुंह से कोई एक लफ्ज भी। अल्लाह ताला उस जुबान को लुकनत अता फरमाए, मेरी बद्दुआ।
और दूसरा ये है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी नहीं फूटे कुछ मुंह से, अल्लाह ताला इसकी ज़ुबान को भी लुकनत अता फरमाए, मेरी बद्दुआ। इसने एक ट्वीट किया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, ये जो इस्तादा है और जो लोग उसको लाए हैं एक ख़ास एजेंडे के तहत, वो उस एजेंडे के ऊपर कर रहा है। उसने एक ट्वीट किया है जिसके अंदर उसने नोम चॉम्स्की का एक जाली बयान, और फिर देखेंगे कैसे ज़हनी तौर पे मजहूल, गुलाम, बांझ लोग हैं ये बांझ लोग हैं, ठीक है, ये पूरी पीटीआई के अंदर बांझ लोग हैं। और ईद के दिन तक उन्होंने फ़लस्तीन को टॉप ट्रेंड नहीं बनने दिया, और उसकी जगह पे कंगना वो क्या है, कंगना रनावत क्या है जी, वो खातून जो इंडिया की एक्ट्रेस है, वो टॉप ट्रेंड या सेकंड टॉप के ऊपर रही है। लेकिन ईद पे आके तो फिर ईद उल फितर टॉप ट्रेंड बना, लेकिन अभी तक उन्होंने उसको, अब इमरान खान के बोलने के अंदर क्या अमर माने हैं, ठीक। अच्छा, हर कोई ना इस मौके के ऊपर ना बहुत ही घटिया रोल प्ले कर रहा है। कुछ लोगों का ख्याल है कि हम ईरान के ऊपर बेजा तनकीद कर रहे हैं क्योंकि जो मौजूदा रॉकेट्स हैं वो ईरान ने दिए हुए हैं उनको। मेरा ख्याल है कि अगर मौजूदा रॉकेट्स ईरान ने दिए हुए हैं तो ईरान को चाहिए कि यूएई के साथ सुलह सरेंडर कर दें। जो अटैक है फ़लस्तीनियों के ऊपर इसराइल का, वो बहुत खौफनाक हद तक बढ़ता चला जा रहा है। और जो गुज़िश्ता रात थी, अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वो अब तक की सबसे मुश्किल रात थी और सबसे भयानक सूरत हाल रही गुज़िश्ता रात को गज़ा की पट्टी में। इसराइल ने दावा किया है कि उन्होंने गुज़िश्ता रात को जो हमले किए हैं उसमें वो जो कमांडर्स जो अल-कस्साम ब्रिगेड की तरफ से मार रहे थे, उन कमांडर्स को शहीद कर दिया है, और कुछ टनल्स जहां पे ज़ख़ीरा था उनको भी तबाह कर दिया है। और अब हमास उतनी बाअसर नहीं रही जितनी पहले थी। तो देखिए, ये बात सही है कि जितनी देर तक ये लड़ाई चलती रहेगी, हमास हर गुजरते दिन के साथ कमज़ोर होते जाएंगे, फ़लस्तीनी हर गुजरते दिन के साथ कमज़ोर होते जाएंगे, हथियार कम होते जाएंगे ना, और शहादतें भी बढ़ती जाएंगी, तो वो कमज़ोर होते जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी टूटता जाएगा, भूख भी बढ़ती जाएगी, मेडिकल असिस्टेंस भी ज़्यादा चाहिए होगी, तो हमास लगातार कमज़ोर होता चला जाएगा। और इसराइल क्योंकि बहुत ताकतवर है, उन्होंने टनल्स बनाई हुई है, वो अपने लोगों को महफूज भी रख सकते हैं, उनका जानी नुकसान भी बहुत कम हो रहा है और माली नुकसान की उनको परवाह नहीं है। लिहाजा इसराइल और फ़लस्तीन की लड़ाई बनती नहीं है, ये लड़ाई है नहीं, और अकेले फ़लस्तीनी कभी ये लड़ाई लड़ नहीं पाएंगे। आपको मुसलमान बेशुमार जंगें हारे हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी एक गज़वा हारे हैं मुसलमानों ने, तो जंग उहद में नुकसान हुआ था, गज़वा उहद में नुकसान हुआ था। तो इसी तरह जंगे मुसलमान बेशुमार हारे हैं, मुसलमानों का बहुत नुकसान हुआ जंगों में, पूरी खिलाफत उस्मानिया तबाह करके रख दी उन्होंने। आपको याद नहीं चंगेज़ खान ने मुसलमानों के साथ क्या किया था, अब्बासियों के साथ क्या हुआ था? जो इजलास अक़वाम मुत्तहिदा में हंगामी तौर पे बुलाया गया था, एतवार को वो इजलास होना था, उसको मुअत्तल करवा दिया है अमेरिका ने अपने असर रसूख के ज़रिए से। ये इसराइल की एक और मदद की है कि रज के मारो, और अभी हम इजलास नहीं होने दे रहे, आपके ऊपर कोई दबाव हम नहीं आने देंगे। और सेनेटर्स ने एक करारदाद पेश की है, एक ख़त लिखा है सदर जो बाइडन को, और ये जो ख़त है ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ख़त है जी। और इसके अंदर इन्होंने कहा है कि हम मजम्मत करते हैं इसराइल के ऊपर जो रॉकेट हमले कर रही है एक दहशतगर्द तंजीम जिसका नाम है हमास, और हमास को हम लोगों ने 1997 से दहशतगर्द करार दिया हुआ है। अब अमेरिका ने जो पूरा साथ दे दिया है इसराइल का, और यूरोप ने पूरा साथ दे दिया है इसराइल का, तो मुसलमानों के पास ऑप्शन क्या रह जाती है? लेकिन पाकिस्तान अगर इस जंग में जाता है तो अरब साथ नहीं देंगे, और शायद कोई और मुल्क भी ना दे। पाकिस्तान को लोग उकसा रहे हैं कि आप फौरन जंग में चले जाएं। मेरी भी दिली ख्वाहिश है कि इसराइल को फेंटी लगनी चाहिए, देखी जाएगी। ये हालांकि मुसलमानों के ऊपर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाया जाता है कि ये जो मजहब और ये जो लोग हैं मुसलमान, ये दहशतगर्द हैं, ये एक प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में करता है। आज सवाल ये पूछा जाए कि कौन सा मुल्क दहशतगर्द है, कौन दहशतगर्दी कर रहा है, कहां मजलूमियत है? भारत में और आपके फलस्तीन में। आप पाकिस्तान से खालिद मशल साहब आप जो हैं वो मदद मांग रहे हैं,
हम तो बर्मा के मुसलमानों की मदद नहीं कर सके। हम तो कश्मीर, जिसके बारे में कायदे आजम ने कहा था कि ये शहरग है पाकिस्तान की और लाजिम व मलजूम है, हमने तो उसका सौदा कर दिया है। हम एक एटमी कुव्वत हैं, हम 22 करोड़ अवाम हैं, हम बहुत बड़ी ताकत है, 5वीं एटमी कुव्वत है दुनिया की, लेकिन हमारे हुक्मरानों ने कश्मीर का सौदा कर दिया। हमारे हुक्मरान इस कौम को जहां अभी भी गैरत और हुर्मत बाकी है, उसको हम तो बेकारी बना रहे हैं। हम तो फितराना और ज़कात पे अपनी कौम को ला रहे हैं ताकि उनके अंदर जो आपके हिर्स है गैरत की वो ख़त्म हो जाए। उनके अंदर हम डाल रहे हैं कि तुम भिखारी हो, और हमें तो आलमी भिखारी बनाया जा रहा है। खालिद मशअल साहब, आप हमसे मदद मांग रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया आपके खिलाफ आपके साथ लड़ेगी। एक ही सूरत है, तुर्की अकेला नहीं जा सकता, पाकिस्तान अकेला नहीं लड़ सकता, ईरान अकेला नहीं लड़ सकता, कोई मुल्क ये लड़ाई अकेला नहीं लड़ सकता, क्योंकि इसराइल अकेला नहीं मार रहा उनको। आपको कम शुमार ऐसी तंजीमें हैं अमेरिका में जो काम कर रही हैं। हर जगह के अंदर ये यहूदी घुसे हुए हैं अमेरिका में, उनके बैंकिंग सेक्टर में, उनकी मल्टीनेशनल कंपनियों में, उनके तमाम मालियाती इदारों में, हर जगह पे ये मौजूद हैं। और इनकी मौजूदगी की वजह से अमेरिका अपनी हर पॉलिसी इनकी मर्जी के मुताबिक बनाता है। तो आप ये समझिए कि आपको इसराइल से नहीं लड़ना, आपको अमेरिका से लड़ना है। और इस वक्त बेहतर तरीका यह है कि मुसलमान मुल्क सारे इकट्ठे हों, अगर लड़ाई लड़नी पड़े तो मिलकर लड़ें, ताकि आपको अकेला अकेला करके तबाह ना किया जा सके। अगर कोई एक अकेला मुसलमान मुल्क इसके अंदर कूदेगा तो उसका हाल भी फ़लस्तीन वाला या अफगानिस्तान वाला हो जाएगा। बड़ा आसान है, सिंपल है। अफगानिस्तान या फ़लस्तीन वाला हाल करना कोई मुश्किल तो नहीं है। 20-25 मुल्क मिल जाएं, मिलकर अपने सारे हथियारों का रुख मोड़ें और उस मुसलमान मुल्क के ऊपर बम्बारमेंट करें, उसको तबाह बर्बाद कर दें। कोई भी मुल्क होगा, चाहे तुर्की हो, पाकिस्तान हो, ईरान हो, कोई भी मुल्क हो, ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। इराक का हाल देखा आपने, लीबिया का हाल देखा आपने बेशुमार और मुसलमान मुल्कों का हाल आपने देख लिया है। मैं आपकी ख्वाहिशात नहीं पूरी कर सकता ये कह के कि मुसलमान ये कर देंगे, वो कर देंगे, और इस वक्त जो है वो सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी आ जाएंगे, इस वक्त मोहम्मद बिन कासिम आ जाएंगे। नहीं हो सकता भाई। इसराइल में और भारत में हुकूमती सतह के ऊपर इनमें अंडरस्टैंडिंग थी। जब गजा के ऊपर बमबारी हो रही थी, इमारतें गिर रही थी, तो अंडरस्टैंडिंग थी। इंडिया ने हाथ पकड़ा हुआ था उनका। जो डिप्लोमेट हैं इसराइल के, वो भारत में बैठ के ये खबर दे रहे हैं, नो पब्लिक शो बट इंडिया हैड अंडरस्टैंडिंग। फलस्तीन के साथ खड़े, जैसे हम कश्मीर के साथ खड़े थे, ऐसे हम फलस्तीन के साथ खड़े। ना कश्मीर को कोई फर्क पड़ा, ना फलस्तीन को कोई फर्क पड़ेगा। अब जो शुरू होने वाला है वो असल चीज होगी। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि जिस टाइप से इंडिया ने फिलहाल इजराइल को सपोर्ट किया है, पहले इंडिया सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग होती थी। देखिए, अंडरस्टैंडिंग बहुत लेवल पर इंडिया और इजराइल की रही है। 1971 के अंदर भी ऐसा हुआ था कि पूरा का पूरा वेस्ट ब्लॉक जो था वो पाकिस्तान के साथ था, मतलब यूके, यूएसए, सारे कंट्रीज। और हम सबको पता है कि इजराइल जो है ना वो यूएस के करीब है, लेकिन फिर भी इजराइल ने यहाँ पर हमको छुप के मदद की थी, हथियार पहुँचाए थे, ये सब कुछ हुआ था। कहने का मतलब ये है कि उस समय जब मान लीजिए कि अमेरिका जहाँ चलता है वहीं यूके, फ्रांस चलते हैं, और वहीं इजराइल को भी चलना था, लेकिन इजराइल ने अपनी वहाँ से अपनी सिचुएशन बदली और इंडिया की मदद की। उनको पता था कि भाई यहाँ पर इंडिया की मदद करनी पड़ेगी। और जिस हिसाब से अभी जो इजराइल को सपोर्ट मिल रहा है बड़े बड़े देशों में, उसमें सबसे बड़ा देश है इंडिया। चाहे वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाना हो या फिर कहे कि मोरली आपको अगर वेटेज चाहिए, तो इंडिया इस हिसाब से मदद कर रहा है ना कि भाई इजराइल को अच्छा लग रहा है। कहने का मतलब ये है कि इंडिया और इजराइल की अंडरस्टैंडिंग है जो ये सारी चीज़ें हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। इसराइल में और भारत में हुकूमती सतह के ऊपर, मैं अवाम की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत की अवाम को आप अलग रखें, हुकूमती सतह के ऊपर इनमें अंडरस्टैंडिंग थी। जब गजा के ऊपर बमबारी हो रही थी, इमारतें गिर रही थी, तो अंडरस्टैंडिंग थी। इंडिया ने हाथ पकड़ा हुआ था उनका। ये खबर कौन दे रहा है? इंडिया ही दे रहा है। मैं पाकिस्तानी आउटलेट नहीं दिखा रहा आपको। तो उसका जवाब हम ले लेते हैं किसी मीडिया आउटलेट से। तो आइए टीआरटी वर्ल्ड से पूछते हैं कि ऐसा क्या राज है, ऐसा क्या मामला है कि इनमें बड़ा याराना है। तो टीआरटी वर्ल्ड आपको बताएगा कि इसराइल, इंडिया एंड द इस्लामोफोबिक अलायंस। तो अब आपको सारी कहानी समझ में आ गई कि ये ज़ायनिज़्म का और हिंदुत्व का गठजोड़ है। ठीक है ना, आपने इसको इस तरह लेना है। अगेन मैं कह रहा हूं कि क्वाइट फ्रेंकली आपको शायद बुरा लगेगा मेरी बात, लेकिन मैं बता दूं आपको, क्योंकि मैं आपको मालूमात और दे चुका हूं, मजीद दे दूंगा
इसराइल के यहूदियों को अलग कर दीजिए, भारत के लोगों को अलग कर दीजिए। मैं बात कर रहा हूं जायनिज्म की और हिंदुत्व की, जायनिज्म की और इनकी। ये अलग हैं, ये अलग चीज है जो ऊपर आके बैठ गई है। नीचे मामला कुछ और है, ऊपर आके बैठ गई है। सफीर हैं, सफीर कह लीजिए, जो डिप्लोमेट हैं इसराइल के, वो भारत में बैठ के ये खबर दे रहे हैं। इसको खबर को आप भी देख लीजिए, NDTV से उठा रहा हूं, वैसे सबने यही दिया है। नो पब्लिक शो बट इंडिया हैड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्शंस इसराइल डिप्लोमेट। एक और खबर देख लें, सिमिलर है, और ये हम ले लेते हैं द प्रिंट से। ये भी बिल्कुल न्यूट्रल सा ही मामला है। इंडिया हैड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर एक्शंस ड्यूरिंग गजा कॉन्फ्रंटेशन सेज इसराइल डिप्लोमेट। क्लियर हो गया? जो मैं आपसे कह रहा था कि जो भारतीय हुकूमत है, बीजेपी सरकार है, वो इसराइल के साथ हैं। इस बात को आपने मुझे बोला कि नहीं है, वो फलस्तीन के साथ खड़े हो गए हैं और बड़ी आवाज आ गई है। नहीं, जब मैंने आपको बताया कि वो अरेस्ट कर रहे हैं, अगर आप प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट करते हैं तो वो अरेस्ट कर रहे हैं। अमेरिका में प्रोटेस्ट हुए हैं प्रो पैलेस्टीनियन, उन्होंने अरेस्ट नहीं किया। तो इसराइल ने भी पूछा, इवन के इसराइल ने पूछा, गवर्नमेंट ने पूछा कि आप उनको अरेस्ट क्यों कर रहे हो। यहां पर आपकी खबरें आ रही हैं, वो कहते हैं, अच्छा आगे नीचे अगर आप द प्रिंट को भी पढ़ेंगे तो नीचे वो पूरा बता रहे हैं कि हम लोग कितने आपस में इस मामले पर सेम दिमाग रखते हैं। एनीवेज, अब जो शुरू होने वाला है वो असल चीज होगी। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा फलस्तीन के साथ खड़े, जैसे हम कश्मीर के साथ खड़े थे ऐसे हम फलस्तीन के साथ खड़े। ना कश्मीर को कोई फर्क पड़ा, ना फलस्तीन को कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन स्टिल बहुत एक इमेच्योर किस्म की स्टेटमेंट्स आती हैं बगैर ये देखे कि वहां पे क्या हो रहा है। भाई एक हाथ से तो ताली नहीं बजती ना। ऐसा तो नहीं होता कि एक दिन इजराइल बैठा हुआ था और बैठे बैठे उसने कहा कि अच्छा चलो इनके ऊपर जो है वो अटैक कर देते हैं, या फिर फलस्तीन वाले जो है वो एकदम चुप बैठे थे और उन्होंने एकदम से इजराइल पे कर दिया। दोनों साइड से कुछ ना कुछ हुआ है और उसमें पाकिस्तान को इतना ज्यादा जो है वो एक्टिव होने की जरूरत नहीं, इसलिए कि कोई किसी को उनकी जरूरत नहीं, कोई काउंट भी नहीं कर रहा। अगर कोई काउंट करेगा तो बड़ी कंट्रीज को करेगा, जैसे यूएस हो गया या कोई और कंट्री हो गई, इवन चाइना हो गया, कि वो उन दोनों के बीच में सुलह कराए और जो भी इशू है उसको सॉल्व किया जाए। लेकिन पाकिस्तान का ये भी एक बहुत बड़ा इशू रहा है हमेशा से, जब से स्पेशली इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई है, कि जो कंट्री के अंदर जो इश्यूज हैं रोहित जी, वो इनसे कंट्रोल नहीं होते। जगह पे टांग अड़ाने की आदत सी है जहां हमें कोई पूछ नहीं रहा होता, क्योंकि हमसे बड़ी बड़ी कंट्रीज पड़ी हैं और आपको पता है, चाहे वो किसी कंट्री की बात हो रही हो, चाहे वो दोस्त रिश्तेदार की बात हो रही हो, बात उसी की सुनी जाती है जिसके पास पैसा होता है। तो हमारी समझ में नहीं आता, मेरी समझ में नहीं आता कि इतनी बड़ी बड़ी इस्लामिक कंट्रीज मौजूद हैं हमसे कहीं ज्यादा जो एस्टैब्लिश है, हम तो एस्टैब्लिश भी नहीं है। हमारे तो जो हालत है सारी दुनिया के सामने है, हम कभी किसी से मांग रहे हैं, कभी किसी से मांग रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब मौजूद है, यूएई मौजूद। जापान के जो वजीर आजम है कशीदा साहब, वो जापान ने ऑफर किया इंडिया को कि 42 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे, और वो कशीदा साहब के विजिट के दौरान ये बात चली है, जो कि तकरीबन 5 ट्रिलियन येन बनता है। 5 ट्रिलियन येन। जापान कौन क्वाड का मेंबर, जापान कौन अमेरिकन एयरलाइन। कशीदा साहब तो मजीद हालात कशीदा कर गए हैं। अच्छा, तो मुझे आप ये बताएं कि जापान ने इंडिया के ऊपर ऐसा ट्रस्ट क्यों किया है? क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी है और उनका ट्रस्ट, उनके जो ट्रस्ट लेवल है वो बड़ा अच्छा है। अगर जो इस टाइम सबसे हाई जा रहा है वो तो चाइना जा रहा है इकोनॉमी में, लेकिन हो सकता है कि 2030 तक इंडिया उनको बीट कर जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से उस पर इन्वेस्टमेंट हो रही है तो वो ऑब्वियसली कर सकता है। वो यानी इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इंडिया? बेशक। और ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का सीधा फेलियर है। नमस्कार दोस्तों, अब जापान की तरफ से 40 से 45 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट आने वाले दिनों में हो सकता है। आप सबको पता होगा कि जापान एक ऐसा कंट्री है जो चाहता है कि इंडिया ग्रो करे। जापान ही सबसे पहला कंट्री था जिसने इंडियन ओशन या फिर कहे कि इस एरिया की बात की थी। और कहने का मतलब ये है कि इंडिया के कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें जापान का इन्वेस्टमेंट है। आप सबको पता होगा कि उसमें सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो बुलेट ट्रेन के अंदर है, जो गुजरात से महाराष्ट्र मतलब अहमदाबाद से मुंबई के लिए बन रही है, और हो सकता है 2025 के आसपास उसका कामकाज भी ख़त्म हो जाए। कहने का मतलब ये है कि जापान बहुत इंटरेस्टेड है इंडिया के अंदर, और मुझे एक चीज़ ऐसी भी लगती है कि जापान को चाइना का डर है।
और चाइना के खिलाफ अमेरिका और जापान जो है वो इंडिया को खड़ा करना चाहते हैं कि भाई इंडिया जो है वो इसको अच्छी खासी टक्कर दे, और इसीलिए ऐसा हो सकता है कि भाई चाइना को यहाँ पर दबाया जा सके, खास करके इकोनॉमिकली यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया जा सके। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। जापान के जो वजीर आजम है किशिदा साहब, वो विजिट किया है। जारी बात है इंडिया का जो बड़ा इस वक्त जिसे आप समझते हैं ना कि हर जगह डिस्कस किया जा रहा है, और ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का सीधा सीधा फेलियर है। जापान ने ऑफर किया है इंडिया को कि 42 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे, और वो किशिदा साहब के विजिट के दौरान ये बात चली है, जो कि तकरीबन 5 ट्रिलियन येन बनता है। 5 ट्रिलियन येन, ये कुछ छोटी स्टेट, ये कुछ छोटा अमाउंट नहीं है, ये कोई आसान छोटा पैसा नहीं है, ये बहुत बड़ा पैसा। हमारे पास तो वो 50 अरब डॉलर के 60 अरब डॉलर के चाइनीज प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें से रुके हुए हैं, असम पूरी दुनिया सिर से चुक ले, और ये देखें कि वो 42 अरब डॉलर की बात कर रहे हैं। और मजे की बात है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो तमाम क्वाड पार्टनर्स के लीडर्स को बायलैटरली होस्ट कर रहे हैं। उससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान जो है वो जापान को कितनी अहमियत देता है। रिसेंटली मुझे पता चला कि पाकिस्तान ने कुछ जापान से कर्जे लिए हुए थे, और वो कर्जे हम वापस ना कर सके, और जापान की पॉलिसी ये है कि अगर वो एक दफ़ा वेव ऑफ कर दें कर्जा, तो वो दोबारा कर्जा देते नहीं है, लोन नहीं देते। देखिए वो कशीदा साहब जो है, वो कशीदा हमारे उर्दू में तो कशीदा कहते हैं खराब होने को ना, कशीदा साहब तो मजीद हालात कशीदा कर गए हैं। आज एक बहुत बड़ा एज है कि 75 साल भारत भी अपने आज़ादी के मना रहा है और हम भी आज़ादी के मना रहे हैं, और हमें किस तरह की बायलैटरल स्टेटमेंट्स देखनी पड़ रही हैं। अब आप इमेजिन कर लें कि किस तरह का ताल्लुक है जापान का और इंडिया का। अच्छा, तो मुझे आप ये बताएं कि जापान ने इंडिया के ऊपर ऐसा ट्रस्ट क्यों किया है? क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी है, और उनका ट्रस्ट, उनके जो ट्रस्ट लेवल है वो बड़ा अच्छा है उनका। अगर देखा जाए तो जापान ने इतना ट्रस्ट करके इंडिया के ऊपर इतने बिलियंस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है, उसने क्यों किया? सर, एक तो उनकी ग्रुपिंग बहुत अच्छी है इंडियंस की, वो दूसरी मार्केट बहुत बड़ी है, हर कोई वहाँ पे आना चाहेगा। वो सियासत का ठहराव है, गवर्नमेंट आती है वो 4-5 साल रहती है, काम भी करती है लोगों के लिए। ये जब से ये आया है इसने तो लोगों का जीना हराम कर दिया। यहाँ पे तो लोग खाने पीने के लाले, इन्वेस्टमेंट किसने करनी है? इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स आए हैं, दवाइयों के आए हैं, आटे के आए हैं, चीनी के आए हैं, मालम जब्बा के हैं, पेशावर जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है उसके हैं, इतने बड़े स्कैंडल हैं, किसी की हिम्मत नहीं है पकड़ने की। आज इसके पीछे चढ़े तो आधी से ज़्यादा पीटीआई ख़त्म होती है। आम आदमी को रिलीफ कहाँ से देना उन्होंने वो सिर्फ खाने पीने के लिए बैठे हुए। जैसे अगर जो इस टाइम सबसे हाई जा रहा है वो तो चाइना जा रहा है इकोनॉमी में, लेकिन हो सकता है कि 2030 तक इंडिया उनको बीट कर जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से उस पर इन्वेस्टमेंट हो रही है तो ऑब्वियसली कर सकता है वो। यानी इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इंडिया? बेशक। और हमारे, मैं देख रहा था पाकिस्तान और जापान के ताल्लुकात में, कभी वो हमारी एजुकेशन में मदद करते हैं, कभी वो हमारी टेक्निकल एजुकेशन में मदद करते हैं, कभी वो हमारी नाले पक्के करने में मदद करते हैं, कभी वो हमारे खाल पक्के करने में मदद करते हैं, कभी वो इस तरह की चीज़ों में मदद करते हैं। जबकि इंडिया में देखें वो किस तरह के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव जो है ये इन्होंने इनिशिएट किया हुआ 2019 में, और दोनों मुल्क जो हैं वो फ्री इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं। आसियान की यूनिटी के ऊपर बात हो रही है, आसियान आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक, इसके ऊपर काम हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस। मुझे तो ऐसे लगता है जब पूरी दुनिया ने गंद मारना होता है तो दुनिया पाकिस्तान इकट्ठी हो जाती है अफगानिस्तान की वजह से, और जब तरक्की होनी है, डेवलपमेंट होनी है, इंटरनेशनल ऑर्डर बदलने हैं, तो इंडिया को इंडो पैसिफिक में जो है वो मेन स्ट्रीम रोल मिल गया। अच्छा, तो मुझे आप ये बताएं कि जापान ने इंडिया के ऊपर ऐसा ट्रस्ट क्यों किया है? क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी है, और उनका ट्रस्ट, उनके जो ट्रस्ट लेवल है वो बड़ा अच्छा है उनका। अगर देखा जाए तो जापान ने इतना ट्रस्ट करके इंडिया के ऊपर इतने बिलियंस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है, उसने क्यों किया? सर, एक तो उनकी ग्रुपिंग बहुत अच्छी है इंडियंस की, वो दूसरी मार्केट बहुत बड़ी है, हर कोई वहाँ पे आना चाहेगा। वो सियासत का ठहराव है, गवर्नमेंट आती है वो 4-5 साल रहती है, काम भी करती है लोगों के लिए। ये जब से ये आया है इसने तो लोगों का जीना हराम कर दिया। यहाँ पे तो लोग खाने पीने के लाले, इन्वेस्टमेंट किसने करनी है? इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स आए हैं, दवाइयों के आए हैं, आटे के आए हैं, चीनी के आए हैं, मालम जब्बा के हैं,
पेशावर जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है उसके हैं, इतने इतने बड़े स्कैंडल हैं, किसी की हिम्मत नहीं है पकड़ने की। आज इसके पीछे चढ़े तो आधी से ज़्यादा पीटीआई ख़त्म होती है। आम आदमी को रिलीफ कहाँ से देना उन्होंने वो सिर्फ खाने पीने के लिए बैठे हुए। जैसे अगर जो इस टाइम सबसे हाई जा रहा है वो तो चाइना जा रहा है इकोनॉमी में, लेकिन हो सकता है कि 2030 तक इंडिया उनको बीट कर जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से उस पर इन्वेस्टमेंट हो रही है तो वो ऑब्वियसली कर सकता है, वो यानी इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इंडिया बेशक। ऊपर देखे ना कितना कॉम्प्रीहेंसिव किस्म का डॉक्यूमेंट है। अगर आप जो लोग देखते हैं COP26 के ऊपर जो है वो क्या उसे बोलते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काम होगा। इंडिया और जापान जो क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप कर रहे हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, और आइंदा कैसे देख रहे हैं कि जी ग्रीन जो है वो एनर्जी के ऊपर किस तरह काम करना है, और इसी तरह जी के कार्बन रिसाइकलिंग कैसे करनी है। WTO में एक दूसरे को साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जी रूल्स बेस्ड मल्टीलैटरल ट्रेड सिस्टम, और दोनों को सूट करता है ताकि चाइना की मोनोपोली ना हो। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के अंदर वो जो एस्टैब्लिश कर रहे हैं बड़े पैमाने पे, उसको अगर आप देखें, भले वो 5G टेक्नोलॉजी हो, भले वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो टेलीकॉम नेटवर्क सिक्योरिटी हो, सबमरीन केबल सिस्टम हो, और इंडिया की जापान की जो कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो भी उन्होंने भी अपनी और ये क्वाड के फ्रेमवर्क में भी काम कर रहे हैं। और जो इंडिया सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको वो जी जापानीज अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो समझते हैं ये मार्केट है, यहाँ पे पैसा लगाओ। हम तो बस जिसे कहते हैं ना कि हम तो किसी को कन्विंस नहीं कर सके। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल नेटवर्क के ऊपर वो काम कर रहे हैं। सो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वो खींच के ले गए हैं।